ठीक है, जहाँ हो गया। ऑडियो चल रहा है कि नहीं? कैसे पता? हाँ ठीक। मोशन के बाद हम लोग इस टॉपिक में क्या करने वाले हैं? मोशन के वजह की बात करने वाले हैं। मोशन की वजह क्या होती है? फोर्स। अगर किसी चीज में फोर्स लगाते हैं तो मोशन आता है। खैर, बात एकदम स्टार्टिंग से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, मतलब उस जमाने तक ये नाम इन्वॉल्व हो चुका था, यानी न्यूटन ने ये नाम नहीं दिया है, और वो नाम है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? तो किसी बॉडी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर वो रुकी है तो रुके रहना चाहती है, मोशन में है तो उसी मोशन में रहना चाहती है। अगर वो किसी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो वो हमेशा उसी स्पीड से चलते रहना चाहती है। ये बॉडी का नेचर होता है। यानी स्पेस में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट को किसी मोशन में एक बार चला दे तो लाइफ टाइम वो उसी मोशन में चलते रहना चाहता है। ये बॉडी का नेचर है ना। तो अब यार इसी क्वालिटी का नाम हमने, बॉडी की इसी क्वालिटी का नाम हमने क्या रखा है? इनर्शिया। तो इनर्शिया बॉडी की इस क्वालिटी का नाम है कि वो अपने स्टेट में रहना चाहता है। यानी अगर तुम सो रहे हो और तुम्हें जगाए तो जगाना अच्छा नहीं लगता है, तुम सोते रहना चाहते हो, है ना। तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लगता, तुम बैठे हो तो तुम्हें उठना अच्छा नहीं लगता। ये कुछ हमारे नेचर में भी है, जो नेचर के नियम है वो हमारे नेचर में भी है ना। यही इनर्शिया है ना। हालांकि इनर्शिया के नियम फेल हो जाता है जब तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ते नहीं रहना चाहते हो, पता नहीं क्यों। उसमें क्या, अंदर की जो निगेटिव ताकतें हैं ना वो तुम्हें रोकती हैं। तो ताकत आ जाती है तो रोक सकती है। खैर, अभी मैं ताकत की बात ही नहीं, ताकत नहीं है तो ये सारी बातें चल रही ना। इनर्शिया बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपने मोशन को मेंटेन रखना चाहती है। अब कोई रोकेगा तो रुक जाएगा, कोई बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई हमें रोके या बढ़ाए। तो ये चीजें हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि वो रुके रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जो चीज मोशन में है मोशन में रहना चाहती है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जो जिस दिशा में है उस दिशा से भी टर्न नहीं करना चाहती। कैसे? अगर एक कार अचानक से स्पीड अप करती है, हम गाड़ी में बैठे हैं या बस में खड़े हैं और अचानक से बस स्पीड अप करती है तो क्या होता है? बस तो आगे जा रही है इंजन की वजह से, लेकिन तुम आगे उस चक्कर में क्या होते हो? गिर जाते हो। होता है ना, झटका लगता है, गिर जाते हो। तुम बेसिकली अपनी पुरानी जगह पे रहना चाहते हो और बस आगे निकल जाना चाहती, तो इस चक्कर में तुम गिर जाते हो। और एग्जांपल, अगर हम एक गंदा कोट लें, उसमें स्टिक मारे तो क्या होगा? धूल निकले। धूल एक्चुअली हमने कोट को खिसका दिया और धूल अपनी जगह है जहां पहले थी, तो उस चक्कर में कोट अलग हो जाता है, धूल अपनी जगह पे, फिर उस गिर जाती है क्योंकि कोट में उलझी हुई थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? धूल का रुके रहने वाला, है ना। कार में हम लोग रुके रहना चाहते हैं तो हम गिर जाते हैं। ठीक है। अगर हम किसी पेड़ को सेक करें, हिलाएं, हम हालांकि नहीं कर पाएंगे, अगर पेड़ को हम किसी तरह से हिला पाए तो उसके फल नीचे गिर जाएंगे। भाई आंधी की वजह से ऐसा होता है कि नहीं? तो वो बेसिकली क्या हो रहा है? पेड़ अपनी जगह से खिसक रहा है, फल तो वहीं रहना चाहता है, तो वो टपक जाता है। ये कॉन्सिक्वेंसेज जो डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, है ना। अगर हम किसी बॉडी को चलाना चाहते हैं तो क्या वो अपने मन से नहीं चलती है, बल्कि जितनी भारी होगी उसको चलाना उतना, यानी वो रुके रहना चाहती है। ये भी उसी बात को डिनोट करता है ना। मोशन का इनर्शिया क्या है कि अगर कोई कार मान लिया चल रही है और हम भी उसके अंदर चल रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगा दिया जाए तो कार में तो ब्रेक लग गया, उसमें मैकेनिज्म है रोकने की, हमारे ऊपर तो ब्रेक नहीं लगा, तो हम तो उसी मोशन में हैं, तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर कार के साथ साथ उस मोशन का इनर्शिया मौजूद है। क्या बात समझ में आ रही है? हमारे अंदर कार के साथ साथ उस मोशन का इनर्शिया मौजूद है ना। खैर ये एक ही बात हो गई। अब यार घोड़ा गाड़ी हो चाहे कार गाड़ी हो, सब में यही बात है कि राइडर आगे की तरफ गिरता है। ठीक है। वो अपने आप को संभालने के लिए, जब भी कोई एथलीट अपनी रेस खत्म करता है तो रेस पार करने के बाद भी दौड़ता रहता है। तो कोई सोचता होगा यार कि रेस खत्म हो गई, अभी रुक जाओ,
नहीं यार, उसको रुकने के लिए बहुत ज्यादा ताकत जमीन से लगाना पड़ेगी, वो उसके गिरने का खतरा है, इसलिए वो थोड़ा देर तक दौड़ता रहता है। कोई भी मतलब एकदम से नहीं रुक सकता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोशन का इनर्शिया मौजूद है। एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है, मान लिया ट्रेन में बैठ के हमने एक बॉल को ऊपर उछाला, तो किसी के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि भाई हम तो ट्रेन के साथ साथ चल रहे हैं, हमारा हाथ भी चल रहा है, बॉल तो स्पेस में आ गई तो ट्रेन कायदे से आगे निकल जाना चाहिए। नहीं, ये ख्याल किसी के दिमाग में कभी नहीं आया है ना? किसी के दिमाग में तो ये भी ख्याल आना चाहिए कि अर्थ एंगुलर स्पीड से घूम रही है, हम ऊपर जंप करें तो अर्थ निकल जाना चाहिए। हाँ, बस हमें ऊपर ही तो जाना है, अर्थ खुद ही पहुंचा देगी। मगर एक्चुअली बात यह कि हम भी तो अर्थ के ऊपर ही हैं, तो जो अर्थ के अंदर मोशन है क्या वो हमारे अंदर नहीं है? ये हम ट्रेन में चलते समय जब बॉल ऊपर उछालेंगे तो बॉल के अंदर भी वही मोशन है, तो वो जब हम उछालते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्रेन वाला हमें नजर नहीं आता, एक्चुअली उसके अंदर होता है। अगर कोई जमीन से उतर के देखे तो बॉल का मोशन स्ट्रेट लाइन थोड़ी नजर आएगा, वो प्रोजेक्टाइल नजर आएगा। खैर, ये सारी बातें। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर हम देखें कोई पार्टिकल को धागे में बांध के ऐसे सर्कुलर मोशन कराएं, अचानक से धागा टूट जाए, वैसे तो यार हमने धागा बांध के उसके सर्कुलर मोशन करा दिया, लेकिन धागा कट कर जाए तो बॉल कैसे चलना चाहती है? सीधी लाइन में, सर्कल में चलना चाहती है। सर्कल में वो चलना कहां चाह रही थी? धागा बंधा था इसलिए सर्कल में चल रही थी। जैसे ही तुम कट करोगे तो वो पार्टिकल उस समय जहां होगा जिस मोशन में, सीधी लाइन में चलता चला जाएगा। कभी अगर हम सर्कुलर मोशन वाले करा के देखें, मतलब ऐसे धागे में ऐसे सर्कुलर मोशन कराएं और अचानक से धागा छोड़ दें तो वो पार्टिकल सीधी लाइन में चलना चाहेगा। तो ये मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को डिनोट करता है कि वो अपनी डायरेक्शन छोड़ना नहीं चाह रहा, उस इंस्टेंट पे जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में चलना चाह रहा है। हम धागे को टेंशन दे के उसको टर्न करा देते हैं सर्कुलर मोशन में, वरना कोई भी चीज हमेशा सीधी लाइन में चलना चाहती है ना? एक पहिया जो कीचड़ से भरा हुआ है, अचानक से उसमें सर्कुलर मोशन करा दें तो वो कीचड़ हट जाता है। क्यों? कीचड़ उसी लाइन में चलना चाहता है जिस लाइन में उस वक्त मोशन है, लेकिन पहिया अपनी डायरेक्शन टर्न कर लेता है, तो पहिया इधर की बजाय इधर चला जाता है और कीचड़ इधर की बजाय इधर चला जाता है, सामने चला जाता है, तो वो कीचड़ पहिए से हट जाता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। इसका फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, नोट करने में बहुत टाइम लगेगा यार, अगली बार से मैं इसको लिख के दूंगा। ज्यादा है, मतलब ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो बस ये 3 टाइटल दे देना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ, कम से कम इतना तो नोट करते चलो, फिर बीच जगह छोड़ देना, मन आए तो नोट करना, मन आए तो ना नोट करना। भाई थोड़ी थोड़ी नोट्स बनाते चलो, इसका मतलब ये नहीं है कि कैमरा है तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी करोगे। नहीं, इतना तो लिखना ही यार, ये और 3 चीजें, उसके बाद नीचे जगह छोड़ देना है। हाँ, इनर्शिया की डेफिनेशन, और इनर्शिया 3 तरह के हैं, ताकि तुम्हें दिमाग में कम से कम एग्जाम्पल स्ट्राइक करें कल को। टॉपिक आगे बढ़ जाएगा और तुम कुछ लिखोगे नहीं तो बढ़िया नहीं रहेगा। हाँ, इतने भी आलसी ना बनो, इतना इनर्शिया ना पालें। हाँ भाई, इनर्शिया नोट करना, और 3
ये हेडिंग डाल देना है कि 3 तरह के इनर्शिया हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। रुके रहने का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया और सेम डायरेक्शन मेंटेन रखने का इनर्शिया। 3 तरह के कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं कि जो रुका है वो रुका रहना चाहता है, जो चल रहा है वो चलते रहना चाहता है, और जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है, वो डायरेक्शन तक बदलना नहीं चाहता है। यही नेचर है। तो यार ये तो बात हो गई इनर्शिया की। इसके बाद न्यूटन आए। इनर्शिया की डेफिनेशन पहले से चल रही, ये पुराने साइंटिस्ट का दिया हुआ टर्म था। न्यूटन ने यहीं से अपनी शुरुआत करी, यानी इनर्शिया की डेफिनेशन में थोड़ी सा कॉपी पेस्ट मारा और थोड़ा सा अपना मिलाया और लार्ज बना लिया। स्मॉल मिलाया, लार्ज बना दिया। क्या न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ क्या दिया है? अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यहां तक तो इनर्शिया की डेफिनेशन है। और उसके बाद क्या लगा दिया? अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ये इतनी लाइन न्यूटन ने मिला दी कि हाँ अभी एप्पल गिरेगा। ऐसी विश है लोगों की, ऐसी विश है कि काश कद्दू गिरा होता। हाँ, लेकिन कद्दू पेड़ में नहीं उगता ना यार, वो बेल में उगता है। कटहल पेड़ पे होता है? मैंने आज तक कटहल का पेड़ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। इधर ध्यान दे भाई। तो न्यूटन ने इनर्शिया की डेफिनेशन के साथ एक लाइन और जोड़ दी कि ये इनर्शिया कब तक मेंटेन रहता है? जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फोर्स लगेगा तो इनर्शिया बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रुका है तो रुका रहेगा, है ना। अगर सोते हुए इंसान को कोई पानी डालेगा तो जाग जाएगा, है ना। बैठे हुए इंसान को कोई खींचेगा तो चल देगा। अगर चलते हुए इंसान को कोई धक्का मारेगा तो रुक जाएगा। इसका मतलब इनर्शिया को बदला जा सकता है। और बदलने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। इंसान को बदलने के लिए मोटिवेशनल फोर्स की जरूरत है और बॉडी को बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। खैर, कभी कभी घर वालों के जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं वो भी काम आ जाते हैं, है ना। एक आध थप्पड़ पड़ता है, दिमाग की स्टेट अपने आप बदल जाती है। तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ में उसने कहा कि अगर बदलना है तो ताकत लगाना पड़ेगी। दूसरे में बताया है कि ताकत लगाओगे तो क्या होगा। क्या बताया है? कि अगर किसी बॉडी या सिस्टम में ताकत लगाओगे तो उसके मोमेंटम में बदलाव होगा। ये न्यूटन का क्या है? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो इसको मैं मैथमेटिकल लिख देता हूं, है ना। डेफिनेशन क्या है? किसी बॉडी में लगने वाला फोर्स। जब मैं कहता हूं फोर्स तो इसका मतलब वो फोर्स उस बॉडी में लगने वाले सारे फोर्स का रिजल्टेंट होता है। क्या होता है? तो मैं इसको F लिख देता हूं या F नेट लिख देता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि एक फोर्स या सारे फोर्स। एक्चुअली मैं बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्स की बात कर रहा हूं और वो क्या होता है? dp बाई dt। तो यहां P क्या है? P है m इंटू v, है ना। ये डेफिनेशन न्यूटन के सेकेंड लॉ की है। यानी कल को अगर कोई सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट पूछे तो वो ये है, F बराबर क्या? dp बाई dt। मगर हमारी डेली लाइफ में इतनी जनरल बात थोड़ा अच्छी नहीं लगती, लेकिन साइंटिस्ट को जनरल बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या बता, किसी बॉडी में हम ताकत लगाते हैं तो आमतौर पे उसके मास में कोई अंतर नहीं आता। मान लिया यार किसी बॉडी पे एक F वेक्टर लगा है तो क्या मास में अंतर? लेकिन ऐसी भी बातें हैं जिसमें मास में अंतर आता है, इसलिए ये ज्यादा जनरल है। हम जो डिस्कशन अभी खींचने वाले हैं वो फिक्स्ड मास के लिए खींचने वाले हैं। तो बता यार, अगर मास फिक्स्ड है तो हम d बाई डी टी ऑफ mv में से क्या मास बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या? dv बाई डी टी। और dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलेरेशन। तो ये बन गया क्या? m इंटू a। तो बन गया F बराबर मा, ठीक है, m इंटू ए, F इंटू एक मैंने पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था हाउ पापा इक्वल टू मामा।
एक्चुअली F बराबर प्रेशर इंटू एरिया होता है, नहीं तो पा इक्वल टू माँ, तो पापा इक्वल टू ऐसा दिखा था, मतलब दैट इज टू मैथमेटिकल। अब यार साइंस के अंदर से अगर निकलेगा तो ऐसे ही निकलेगा, इसमें और इससे ज्यादा क्या मजा आ सकता है यार। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो F बराबर क्या हो गया, PA दैट इज पा इज इक्वल टू क्या, माँ, और उसको 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई करके, तो पापा इक्वल टू क्या बन जाएगा, मामा। खैर इतना याद रखें यार, F बराबर क्या, तो हमें यार ज्यादा यूज किसका करना है, F बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन का, ठीक है। तो ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। F बराबर क्या है, इसको हम थोड़ा देर बाद रियलाइज करेंगे, अभी फिलहाल फॉर्मूला समझते जाएं। तो यार फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं है तो बॉडी में कोई बदलाव, रेस्ट पे है रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। सेकेंड लॉ कहता है अगर फोर्स है तो बदलाव आएगा, है ना, एक्सेलेरेशन आएगा, मोशन में बदलाव आएगा। हो गया भाई, टॉपिक नया है और पन्ने खत्म हो गए तुम्हारे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी सिस्टम इक्वल टू चेंज, उसको चाहिए नहीं वहां पे, हटा के क्या करेंगे। थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब भी एक से ज्यादा बॉडीज की बात करी जाए और वो दोनों इंटरेक्ट कर रही हों, एक दूसरे को फोर्स लगा रही हों, तो वो हमेशा इस नियम के हिसाब से लगता है। यानी अगर एक बॉडी दूसरे पे लगा रही है तो दूसरी बॉडी उतना ही म्यूचुअल फोर्स लगाएगी, नहीं इक्वल एंड अपोजिट। तो अब यार न्यूटन थर्ड लॉ को हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे यार एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या एक इधर फोर्स देगा तो ये वाला इसको पीछे फोर्स देता है, नहीं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को पॉजिटिव राइट देता है तो नेगेटिव क्या एक हेवनली मास दूसरे हेवनली मास को क्या अट्रैक्ट करता है कि नहीं, तो इसने इसको अट्रैक्शन दिया है तो इसने इसको अट्रैक्शन दिया है, नहीं। दो बॉडी जब टच में आती हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने इस बॉडी को दूसरी बॉडी के टच में रखा और यहां ताकत लगाना शुरू कर दी, नहीं तो यार देखो टच में आना अलग चीज है, टच के साथ इफर्ट करना अलग चीज है। दो चीजों को सटा के रख दो तो रखी है, लेकिन ये इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब यार हम इसमें धक्का देने लगेंगे तो क्या ये छोटी वाली बॉडी बड़ी वाली बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसको धक्का देने की कोशिश करेगी, धक्का देगी तो इसको फोर्स कहां लगेगा, राइट, तो इसको फोर्स कहां लगेगा, लेफ्ट, और जितना धक्का इसको राइट लगेगा उतना धक्का इसको लेफ्ट लगेगा। तो इसने इसको एक्शन किया है और इसने इसको रिएक्शन फोर्स दिया है, और एक्शन फोर्स इज इक्वल टू क्या, रिएक्शन फोर्स। एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। यार यहां भी ये टच वाला एक्शन रिएक्शन है, यहां ये फील्ड वाला एक्शन रिएक्शन है, यानी एक्शन रिएक्शन के लिए चीजों का टच होना जरूरी नहीं है। टच में हो तो भी एक्शन रिएक्शन हो सकता है। क्या बताओ, हम लोगों ने ये भी बातें करी हैं, दो वायर अगर करंट लेके जा रहे हैं तो क्या इस करंट की वजह से इसको फोर्स लगता है और इसके करंट की वजह से इसको फोर्स लगता है, वो भी तो एक्शन रिएक्शन है। यानी वो हर जगह पे थर्ड लॉ लगता है। हमारे मन में थर्ड लॉ एक्चुअली ये वाला ज्यादा बैठा हुआ है, टच वाला, लेकिन एक्शन रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि केवल टच होगा तभी लगेगा। बात क्लियर है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर एक बॉडी किसी दूसरे पे एक्शन करेगी तो दूसरी उतना ही रिएक्शन फोर्स देती है। अगर हम थर्ड नियम को फेल कर पाते तो कितना बढ़िया होता, हम गाड़ी से दूसरे गाड़ी उड़ा देते, हमारी गाड़ी पे कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, वो गाड़ी मजबूत होती होगी या किसी ने लॉजिकल, अब गाड़ी मजबूत होगी तो उतने फोर्स को सह जाएगी, ऐसा तो होता है। लेकिन फोर्स ना लगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ओके, यहां ध्यान दे भाई लोग, हिंसक बातें नहीं करेंगे।
क्यों भैया, जिसने तमाचा मारा उसको रिएक्शन नहीं लगा होगा क्या? अब गाल ज्यादा सेंसिटिव होता है तो चोट ज्यादा लगती है, हाथ कम सेंसिटिव होता है तो चोट कम लगती है। तो क्या मारने वाले को रिएक्शन नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, मगर उसको चोट ज्यादा महसूस नहीं होती। खैर, बातों को ज्यादा न खींचे, नहीं तो बहुत सारी बातें शुरू हो जाएंगी। एक इंसान जो हमेशा बहुत संघर्ष वाले माहौल में रहा है, एकदम खुले आसमान में, बिना एसी बिना कूलर के, अगर वो सजा काटेगा जेल में तो उसे ज्यादा तकलीफ महसूस होगी, या एक इंसान जो हमेशा से सुख सुविधाओं में रख रहा है? तो इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी कहती है कि यार उसको कम भी सजा दोगे तो उतना ही पनिशमेंट उसको महसूस होगा। लेकिन यहां कोई इक्वालिटी की बातें नहीं करता है, नहीं करता ना यार, नहीं करता। और एक इक्वालिटी, एक इंसान संघर्ष करते करते किसी स्कूल में दूसरे बच्चे को कॉम्पीट कर रहा है, और एक आदमी बहुत ज्यादा पैम्पर्ड है वो। अच्छा ये बताओ कि कौन ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा एक्टिव पर्सन कहलाएगा? अगर सेम क्लास में एक आदमी बहुत खराब बैकग्राउंड का है, बहुत रूरल बैकग्राउंड का है, और एक बहुत फेवर्ड बैकग्राउंड का है, तो कौन ज्यादा मजबूत पर्सनालिटी है? ये ज्यादा मजबूत पर्सनालिटी है। तो फेवर किसको मिलना चाहिए? जो कमजोर है किसको मिलना चाहिए? सुख सुविधाओं वालों को। भाई मेरा तो लॉजिक यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर, नहीं समझे, कोई बात नहीं। आते हैं अगले वाले में। तो बात आती है, ठीक है यार, ये नियम है, जो सारे नियम फोर्स को लेके हैं। एक में कहा है फोर्स ना लगे तो कुछ नहीं होगा, मोशन वही रहेगा। एक में बताया फोर्स लगेगा तो मोशन आएगा। और एक में कहा है कि फोर्स एक दूसरे को लगता है तो इक्वल एंड अपोजिट लगता है। वो चाहे टच वाला फोर्स हो, चाहे फील्ड वाला फोर्स हो, बिना टच के भी फोर्स लग सकता है। ठीक है। तो अब यार बात आती है कि फोर्स की शुरुआत कहां से होती है। देखा जाए नेचर में, दुनिया बनने से पहले ये फोर्स आए, और वो चार, यानी अगर दुनिया की कोई भी कहानी की जड़ में जाओगे तो आखिरकार हमारी मुलाकात इन चार फोर्सेस से होती है। इन चार फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस। यानी अगर हम बायोलॉजी की जड़ में जाएंगे तो हमारी मुलाकात केमिस्ट्री से होती है, केमिस्ट्री की जड़ में जाएंगे तो हमारी मुलाकात फिजिक्स से होती है, और फिजिक्स की जड़ में जाएंगे तो हमारी मुलाकात इन चार फोर्सेस, जहां पे इसके बाद हमारे पास जवाब खत्म हो जाते हैं। जैसे नहीं, इसकी वजह क्या, तो इसकी वजह क्या, तो इसकी वजह क्या। तो यार हर वजह के वजह में जब आखिरी में जाएंगे तो आखिरी में हमारे पास यही रहेगा कि भाई इतने फोर्स होते हैं, और कोई पूछेगा ये क्यों होता है, तो जवाब होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे ही होता है। ये भी है यार भाई, यही सच है यार, हर चीज का जवाब इंसान के पास नहीं है, और जहां जवाब खत्म होते हैं इंसान कहते हैं ऊपर वाला जाने। क्या ऊपर वाले को फोन मिलाना है? अच्छा, तो यार चार फोर्सेस लगते क्यों हैं हम नहीं जानते हैं, कहां लगते हैं थोड़ा थोड़ा हम बात जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स किन में लगता है? हाँ, मासेस के बीच में। यानी किसी बॉडी के अंदर अगर मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। हालांकि छोटे मोटे मास में वो असर दिखाता नहीं है, महसूस नहीं होता, बहुत छोटा होता है, लगता तो है यार। क्या इस स्पीकर और मेरे बीच में अट्रैक्शन नहीं है? है, लेकिन बहुत कम है, इसीलिए मैंने छोड़ रखा है। नेक्स्ट, इसमें है, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम है। तो यार जितने भी हेवनली मास है, अर्थ और मून, अर्थ और सन और दूसरे स्टार्स, और सारे स्टार और ब्लैक होल जो अपनी गैलेक्सी का, इन सब के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है या लॉन्ग रेंज फोर्स है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है ना। यानी चाहे जितनी दूरी हो ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है ना। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये किन के बीच में लगता है? एमंग चार्जेस। अगर एक या दो या दो से ज्यादा चार्जेस हैं
तो वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन रखते हैं उस इंटरेक्शन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक्चुअली में इसमें दो बातें हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो जब मैं कहता हूं तो चार्ज रुके हो तो भी लगता है, चल रहे हो तो भी लगता है, लेकिन जब मैं मैग्नेटिक कहता हूं ये तभी लगता है जब चार्ज कैसे हो? मूविंग चार्ज में। यानी ये मैग्नेटिक फोर्स केवल और केवल मूविंग में लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट में भी लगता है और मूविंग में भी लगता है ना। तो दोनों मिला के जो फोर्सेस लगते हैं चार्जेस के बीच में, उनका नाम हमने क्या रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑब्वियसली यार ये भी फोर्सेस लॉन्ग रेंज होते हैं, बट ग्रेविटेशन के मुकाबले इनकी रेंज बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत दूर तक इफेक्ट नहीं करते। अब मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओ तो इनका भी असर दूर तक कर सकता है, ठीक है। ये कह सकते हैं ग्रेविटेशन के मुकाबले थोड़ा सा शॉर्ट रेंज है, बट ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगे, सीधी सी बात है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट रेंज्ड होते हैं, इनकी बात हमें लिखना चाहिए, क्योंकि ये पता है कब तक लगते हैं? 10⁻⁻15 मीटर पे जब दो पार्टिकल आते हैं इतनी पास, तब लगते हैं। तो तुम कहोगे सर हम दो उंगलियों को ऐसे कर दें आपस में तो ये तो जीरो ही हो गया, और जीरो तो 10⁻⁻15 से भी छोटा हो गया, तो क्या इसमें न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा? तो जवाब है, जब तुम अपनी दो उंगलियों को चिपकाते हो तो अगर तुम इसको माइक्रोस्कोप से, एक बहुत परफेक्ट माइक्रोस्कोप से देखोगे तो तुम्हारे इस उंगली के सेल के इलेक्ट्रॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस उंगली के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एटम के बीच का जो सेपरेशन होता है -10 के ऑर्डर का होता है, मतलब -10 से भी ज्यादा होगा। वो तो होता है तब जब चिपक जाए। इसका मतलब कि हमारी दो उंगलियां जब जीरो, हम कहते हैं इनके बीच में गैप जीरो हो गया, तब भी वो गैप इससे बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने की कोई संभावना, तो कौन सा लगता होगा? अच्छा बताओ, दो उंगलियां हमने चिपकाई तो इनके बीच में देखो यार, ये मेरी उंगली प्रेस हुई ना यार, तो फोर्स तो लगा है, प्रेस हुआ है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जितने, हाँ भाई, हमारे इस हाथ के सेल के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इस हाथ के सेल के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इंटरेक्ट किया है, तो वो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। 99% फोर्स जो हमारे आसपास विजिबल होते हैं, उनकी जड़ में जाओगे तो उसका जवाब मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यानी अगर मैं इसको खिसका रहा हूं तो सीट से फ्रिक्शन मिल रहा है, तो वो भी क्या है? खैर अभी हम बात करेंगे। बोल दो क्लास में। तो ये किनके बीच में लगता है? एमंग न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जब मैं न्यूक्लियॉन्स कहता हूं तो क्या क्या? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसी का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसके नाम के आगे ही स्ट्रांग लगा दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और फिर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक, हाँ हाँ बहुत पास, हाँ बिल्कुल। इसमें इसकी रेंज होती है 1 × 10⁻⁻15 से 4 × 10⁻⁻15 के आसपास। यानी अगर इस रेंज से ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, और इस फोर्स से, इस डिस्टेंस से कम हो गया तो वो रिपल्शन में बदल जाएगा। भाई दो चीजें अगर लगातार अट्रैक्ट करें तो भैया फिर तो वो खत्म हो जाएंगी, एक दूसरे पे समा जाएंगी। इसका मतलब एक अट्रैक्शन लिमिट के बाद कहीं ना कहीं और पास आने के बाद क्या शुरू हो जाता है? तो उन अट्रैक्शन और रिपल्शन का जहां इक्विलिब्रियम आ जाता है वहां चीजें रुक जाती हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कि इसकी एक लिमिट है, मिनिमम डिस्टेंस में भी और मैक्सिमम डिस्टेंस में भी। इस रेंज के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, इससे कम में रिपल्शन शुरू हो जाता है और इससे ज्यादा में। बात क्लियर है? अगली बात आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज द कॉज, मतलब जिस फोर्स की वजह से
न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा एमिशन करता है, तो एमिशन करना मतलब उसको धक्का देके बाहर निकालना, तो वो धक्का देने वाला फोर्स कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स इज कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है अल्फा बीटा गामा एमिशन। ये जो अल्फा बीटा गामा एमिशन करवाने वाला फोर्स है, वो फोर्स का नाम हमने क्या रखा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर कोई पूछे यार इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थर्ड वाला, यानी क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उससे कम क्या है? वीक न्यूक्लियर। और सबसे कम क्या है? और दुनिया के सबसे बड़े खेल कौन कर रहा है? ग्रेविटेशन। वीक है बट इतने बड़े बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस हैं कि उनके बीच में वो फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन के काम कर रहा है। यानी जो जितना वीक है, जिसको हम कमजोर समझते हैं, वो उतने बड़े खेल कर सकता है। इसलिए हमें किसी को वीक नहीं समझना चाहिए, इससे हमें ये पता चलता है। हाँ भाई, नोट कर लिया है? अभी चलेगा आधा घंटा यही। रिमोट यहीं दे दो यार इन केस। हाँ भाई, इतनी बातें नोट कर ली है सभी ने? तो यार मैं कह रहा हूं कि अगर हम किसी चीज की बहुत जड़ में जाएंगे तो हमारी मुलाकात किनसे होती है? फंडामेंटल फोर्सेस से। तो अगर हम जड़ में ना जाएं, ऊपर ही ऊपर बात करना चाहें, तो मैं कहता हूं यार दो चीजें आपस में ऐसे टच कराई तो इनकी जड़ में जाओगे तुम कहोगे हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हम यार इतनी जड़ में नहीं जाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने कुछ नाम इन्वॉल्व करा दिए हैं जिनको हमने नाम दिया डेराइव्ड फोर्सेस। ये हमने ऊपर ही ऊपर बात करने के लिए नामकरण किए हैं। और ज्यादातर डेराइव्ड फोर्सेस जो मैं नाम लाने वाला हूं, उनकी जड़ में होता क्या है? तो यार ग्रेविटेशन हो नहीं सकता, क्योंकि वो मास मास का इंटरेक्शन है। टच की वजह से जितने भी फोर्सेस आते हैं, उनका जड़ में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम तीन नए नाम इन्वॉल्व कराने वाले हैं, नॉर्मल एक्शन, फ्रिक्शन और टेंशन। तीन नाम आने वाले हैं, नॉर्मल एक्शन, फ्रिक्शन और टेंशन, जिनकी जड़ में क्या है ना? डेराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये जितने भी डेराइव्ड फोर्सेस मैं बताने वाला हूं, नंबर 1 नॉर्मल एक्शन है, नंबर 2 फ्रिक्शन है, और नंबर 3 में अभी आने वाला है क्या? टेंशन। तो बात आती है नॉर्मल एक्शन कब लगता है? जब भी दो चीजें टच में आती हैं। अब बात आती है टच में आई क्यों है? ऑब्वियसली उसमें कोई ताकत होगी जो उसको टच में लाने की कोशिश कर रही होगी। जैसे मैं कह दूं यार मैंने एक m मास के ऑब्जेक्ट को टेबल पे रखा है, तो ये टेबल के साथ इंटरेक्ट क्यों करना चाहती है? अरे भाई, ये जो अर्थ है ना यार, अर्थ, यार ये टेबल, मतलब ये टेबल अर्थ पे रखी और अर्थ का सेंटर, क्या अर्थ का सेंटर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है? किससे? mg से। वैसे तो g का मतलब होता है gmm/r², उससे। तो क्या ये इसको कर रहा है, तो ये भी किसको कर रहा होगा? अर्थ को। तो ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, है ना? इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया, और इसने अर्थ को लगाया होगा, तो उसके लगने से कौन सा अर्थ इधर से उधर हो जाएगी। खैर, अब यार ये टेबल पे रखा है और अर्थ के ग्रेविटेशन पुल की वजह से टेबल को तोड़ के अंदर घुसना चाहता है, तो इसका मतलब ये टेबल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो टेबल क्या करेगी? इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स देगी। क्यों? क्योंकि इसने इसको नीचे दिया है। यार ये बताओ, इसकी बॉडी टेबल के साथ टच में आई, तो बॉडी ने इसको नीचे दिया और इसने, टेबल ने इसको ऊपर दिया। तब यार इस फोर्स का नाम हमने क्या रखा है? बॉडी। बॉडी जब टच में आती तो ये भी नॉर्मल एक्शन है,
जो किसको लगा है, टेबल को, और ये भी नॉर्मल रिएक्शन है जो किसको लगा है, बॉडी को। क्या इतनी बात समझ में आ रही? मैं कह सकता हूं जितना टेबल को एन लग रहा होगा उतना बॉडी को एन लग रहा होगा। अगर ये एन इतना स्ट्रांग हो जाए कि टेबल तोड़ सकता है तो टेबल टूट भी सकती है, डिपेंड करता है कि ये मास कितना बड़ा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये एक्शन का रिएक्शन है, और नॉर्मल एक्शन कब लगता है, जब बॉडी टच में आती है। किन कंडीशन में कैसे लग सकता है, जैसे मैं कहता हूं कोई इंक्लाइन प्लेन है ऐसा, अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख दूं तो नॉर्मल एक्शन कैसे लगेगा? यार नॉर्मल एक्शन का नाम नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वो सरफेस के साथ कितने डिग्री पे लगता है, 90 डिग्री पे लगता है ना। तो नॉर्मल एक्शन कब लगता है, जब दो बॉडी टच में होंगी तब लगेगा। और कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। तो अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं कहता हूं यार ऐसा कोई एक एज है जिसमें मैंने एक ऐसा पटरा रख दिया है, ऐसा पटरा रख दिया है, तो यार ये तो कॉर्नर है, सरफेस हमें यहां मिल ही नहीं रही है। यार कॉर्नर की कोई सरफेस नहीं है, लेकिन क्या बताओ इसकी तो सरफेस है। तो हमें कोई एक सरफेस जो मिल जाए, हमें नॉर्मल एक्शन हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगा देना है। यानी इस पटरे को नॉर्मल एक्शन ऐसे मिल रहा होगा इस टच सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इस कॉर्नर को कहां मिल रहा होगा, कॉर्नर को अब हम बता सकते हैं इसी के परपेंडिकुलर इधर मिल रहा होगा। एक्शन रिएक्शन तो एक ही लाइन में होंगे कि नहीं। जैसे यार ये कॉर्नर जमीन के टच में है, तो अब यार कॉर्नर की कोई तो सरफेस है नहीं, जमीन की तो है। तो बदर ये इसको जमीन को कहां धक्का देगा, नीचे, तो जमीन इसको कहां देगी, ऐसे। क्या समझ पा रहे हैं यार एक्शन रिएक्शन कैसे लगता है? कोई दिक्कत है? जब भी किसी गोले में नॉर्मल रिएक्शन की बात आएगी तो गोले में हमेशा इस तरह से आएगी कि वो हमेशा सेंटर से पास करे, क्योंकि यार किसी स्फीयर को कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस बनाई गई है तो वो हमेशा कहां से पास करती है, सेंटर से। ये सारे डायग्राम बना लें क्योंकि अभी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। जैसे नॉर्मल रिएक्शन टच की वजह से लगता है, उसी तरह से फ्रिक्शन फोर्स भी टच की वजह से लगता है। अगर दो चीजें टच में है तो ही हम फ्रिक्शन की बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहां की तरफ लगता है, जैसे मैं कहता हूं ये बॉडी दूसरी बॉडी के टच में है और इन दोनों में कोई एक जल्दी में है। मान लिया मैं इसको रुका रहने देता हूं और इसमें ताकत लगाने लगता हूं आगे, तो क्या ये जल्दी में है, ये रुका रहना चाहता है, तो इसकी सरफेस ऊपर वाले को रोकने का काम करेगी। कहां फोर्स लगाएगी, पीछे, और इसकी सरफेस इसको कहां लगाएगी। थर्ड लॉ कभी फेल नहीं होगा। अगर इसने इसको लगाया है तो एक्शन का रिएक्शन तो लगना ही है। इसको भी हम फ्रिक्शन बोलेंगे और इसको भी हम फ्रिक्शन बोलेंगे। तो फ्रिक्शन हमेशा कहां लगता है, अलोंग द सरफेस लगता है। और वो क्या करता है, वो रिलेटिव मोशन को कम करने का प्रयास करता है, वो रिलेटिव मोशन को कम करने का प्रयास करता है। ये पूरा टॉपिक है, इसलिए मैं इसकी बात टॉपिक के दौरान ज्यादा डिटेल में करूंगा। अभी बस इतनी सी बात समझना है कि ये भी टच यानी कांटेक्ट फोर्स है और ये हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है और रिलेटिव मोशन को कम करने की कोशिश करता है ना। ट्राइज टू सीज
रिलेटिव मोशन, सीज और क्रिएट, समटाइम क्रिएट रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन कम करने का भी प्रयास करता है, कई बार वो फेवर भी करता है। सारी घटनाएं कभी ना कभी आएंगी तो समझ में आएगा। नोट कर ले भाई। उधर बैठ जाया करें, देखने में कोई दिक्कत है तो उस तरफ बैठ जाया करो, यहाँ छुप जाता है। तो यार एक कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल एक्शन है, एक फ्रिक्शन है, और तीसरा कांटेक्ट फोर्स क्या है? टेंशन। ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं। नोट कर लिया भाई? हसन नोट कर लिया है? ठीक। तो यार टेंशन जिस तरह का नाम है, हमें इसका भाव पहले तो डेवलप करना है कि टेंशन चीज क्या है। तो ये समझने के लिए यार मेरे पास एक स्टोरी है। एक बार 3 दोस्त कहीं जंगल घूमने गए थे, उनको वहां के कबीले वालों ने पकड़ लिया। कबीले वाले जानते हो ना यार, वो आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो इसको सजा सुनाई गई। इसको सजा सुनाई गई कि भैया ऐसा है कि इसको बर्फ में खड़ा करो और इसको कुछ फोर्स लगा के एक्सलेट करो, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। हाँ, 3 दोस्त गए थे, तो सबसे पहले इस्तीफा को पकड़ लिया गया। तो उसको मोशन आइस में खड़ा करके मोशन दिया गया। किसी ने उस पे एक तरफ से फोर्स लगाया, है ना, कुछ 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 किलोग्राम का इस्तीफा, 100 न्यूटन का फोर्स। तो उसके अंदर एक एक्सेलेरेशन डेवलप हो गया, F बराबर ma के हिसाब से। तो इसने कहा कि कबीले वालों के सरदार से रिक्वेस्ट किया कि सरदार जी मतलब सरदार, इट्स नॉट सरदार जी, सरदार जी अलग चीज, कि भाई ऐसी सजा क्यों सुना रहे हो जिसमें मुझे मोशन मिल रहा है, कुछ खड़े रहने वाली सजा सुनाओ, ऐसा कौन सजा सुनाता है। तो सरदार ने इसकी बात को सुना और सजा को मॉडिफाई कर दिया। उसने एक आदमी इस तरफ लगा दिया, दोनों तरफ 100-100 न्यूटन का फोर्स, बर्फ में खड़ा करके दोनों तरफ 100-100 न्यूटन। तो क्या इस सजा में ये काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, या इनका हाथ खिंचा हुआ सा महसूस होगा, खिंचाव महसूस होगा, उखड़ने वाले हालात होंगे। तो इनको इस हालात में काफी टेंशन हुआ, और जब टेंशन हुआ तो सरदार से इसने कहा, सरदार मेरी सजा को कुछ कॉम्पनसेट नहीं कर सकते अगर मैं आपको कुछ एक राज की बात बताऊं। तो उसने कहा क्या? उसने कहा पहले बताओ सजा कुछ कॉम्पनसेट होगी? उसने कहा हाँ बिल्कुल होगी। तो उसने कहा देखो वो झाड़ी के पीछे मेरे 2 दोस्त और छुपे हैं। तो उनको भी पकड़ लाया गया और तीनों को एक के बगल में एक ऐसे खड़ा कर दिया गया है, ऐसे दोनों को हाथ पकड़ के, तीनों को हाथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ा किया गया, और फिर बर्फ में खड़ा करके इधर 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन लगा दिया गया। तो सरदार बोला देखो तुम्हारी सजा अब तीनों मिल के काटेंगे। तो अब यार तीनों मिल के वो सजा काट रहे थे, 100-100 पहले भी था, 100-100 अब भी है। तो क्या लगता है यार कि इस समय ये बीच वाला पर्सन ए, दैट इज ए फॉर इस्तीफा, क्या ये कंफर्टेबल महसूस कर रहा होगा? मेरा क्वेश्चन समझो यार, पहले और अब में क्या अंतर आया? तो यार इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यार इसमें पहले इसको 100 न्यूटन के हाथ में खिंचाव महसूस हो रहा था,
अभी यार सी को 100 न्यूटन लगा है, अच्छा सरदार ने बोल दिया था हाथ छूटा तो और बड़ी सजा मिलेगी, तो ये लोग हाथ पकड़ गए, हाँ मतलब वो फिर बड़ी सजा, तो ये हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे को। तो सी से पूछा जाए कि भैया सी, अच्छा बताओ पहले तो बताओ ये सिस्टम पूरा पूरा तीनों पर्सन का सिस्टम, इधर ध्यान, मेरा क्वेश्चन है इन तीनों पर्सन का जो सिस्टम है उसमें मोशन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 100 न्यूटन इधर है 100 न्यूटन इधर है, तो नेट फोर्स क्या है? 0 है, यानी ये सिस्टम रुका रहेगा। अब मैं केवल एक की बात करता हूं, किसकी बात कर लूं? सी की बात करता हूं, सी फॉर नैन्सी, सी है ना मतलब शॉर्ट फॉर्म। तो इससे पूछा गया कि भाई क्या महसूस हो रहा है, तो उसने कहा बहुत टेंशन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 100 न्यूटन से ये जल्लाद मुझे खींच रहा है, अरे उनको क्या कहेंगे वो कबीले वाला जल्लाद, और तो मैंने कहा अगर खींच रहा है तो तुम एक्सलेट क्यों नहीं कर रही? तो उसने कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने इसका हाथ पकड़ रखा है और नेट फोर्स मेरे ऊपर 0 है, तो मेरा एक्सेलेरेशन क्या होगा? अच्छा बताओ पूरा सिस्टम रुका है तो ये भी रुका है, तो इसका मतलब जितना आगे होगा उतना, इसका मतलब एक दूसरे के हाथ के जरिए इसने राइट खींच रखा होगा तो इसको फोर्स कहां मिलेगा? लेफ्ट, और ए को क्या मिलेगा? ए को कहां मिलेगा? राइट मिलेगा। यानी जब हम ए की बात करेंगे तो राइट दिखाएंगे, जब तक हम सी की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट। अब बता 100 आगे है तो ये हम गारंटी से कह सकते हैं ये भी 100 ही होगा, तभी तो 0 हो पाएगा। 100 आगे 100 पीछे 0 नहीं। क्या बताओ अब ए की बात करें तो क्या इसने इसको 100 लगाया था तो क्या इसको भी 100 आगे मिल रहा होगा? तो मैंने ए से पूछा, अब तुम कहोगे आप कौन? मैं आज तक का रिपोर्टर बन के सबसे पूछने गया था और आज तक वालों को कोई नहीं पकड़ता यार, वो कबीले वाले भी जानते हैं अच्छा ये रिपोर्टर है, उनको क्या। तो मैं आज तक का पत्रकार बन के गया था, मैंने कहा कि भाई ए तुम कैसा महसूस करो? तो उसने कहा यार ये सी मुझे 100 से खींच रहा है, तो मैंने कहा खींच रहा है तो एक्सलेट करो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से। उसने कहा नहीं हम मोशन नहीं कर सकते क्योंकि नेट फोर्स सिस्टम में क्या है? 0 है, तो हमारे बी ने हमें उतना ही फोर्स कहां दे रखा है? लेफ्ट। यानी क्या बताओ अभी भी ए को 100 आगे 100 पीछे लग रहा है, पहले भी उतना ही लग रहा था, यानी सजा देखा जाए तो कॉम्पनसेट नहीं हुई है, भले उसने दोनों को फंसा दिया। खैर अब यार बी से पूछा गया भाई बी तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो बी ने कहा कि ये जल्लाद मुझे 100 न्यूटन से खींच रहा है और मेरा दोस्त ए ये भी किसी जल्लाद से कम नहीं, ये भी मुझे 100 न्यूटन से खींच रहा है। तो क्या बता इस समय जितने भी बीच में इन्वॉल्व हैं सबको फोर्स महसूस हो रहा है, इसी स्थिति का नाम टेंशन है। इसी स्थिति का नाम क्या है? टेंशन। कि मतलब यार बाहर के फोर्स आने की वजह से बीच के पूरे माहौल में हर जगह खिंचाव की स्थिति आई है और हर जगह इनका हाथ टूटा जा रहा होगा, हर जगह टेंशन खिंचाव का माहौल होगा, यही इसी माहौल का नाम क्या है? टेंशन है। लेकिन हमें इंसानों में नहीं डिस्कस करना, हमें किस में डिस्कस करना है? धागे में डिस्कस करना है। सोचो यार एक धागे के अंदर, चलो यार इस धागे के अंदर, धागा मैं थोड़ा मोटा बना देता हूं, ऐसा चौड़ा सा धागा बना देता हूं, हाँ धागा है बट मैं जूम करके दिखा रहा हूं इसलिए मोटा लग रहा है। तो यार इस धागे के मैं किसी भी मॉलिक्यूल से पूछूं, एक लाइन ऑफ मॉलिक्यूल, पूरी लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से पूछा मैंने, आज तक रिपोर्टर बन के मैं गया था, मैंने कहा पूरी लाइन ऑफ मॉलिक्यूल इनसे बात करता हूं, तो इन पूरी लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से एक साथ मैंने बात करी तो कैसा महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा यार 100 न्यूटन से मुझे ये खींच रहा है। तो मैंने कहा भाग क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि मेरे बगल वाले जो साथी मॉलिक्यूल हैं वो किसी बॉन्ड से मेरे से जुड़े हैं, तो वो भी मुझे उतना ही दे रहे होंगे, तभी मैं भाग नहीं सकता। क्या पता इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो भी कितने न्यूटन का होगा। और ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, यहां की किसी भी लाइन ऑफ मॉलिक्यूल से पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि मुझे इस बगल वाले कितने से खींच रहे हैं? 100 से, और इस बगल वाले कितने से खींच रहे हैं? 100 से। क्या यहां से यहां तक सबकी कहानी यही रहेगी? तो मैं एकदम किनारे वालों के पास पहुंच गया जो हुक के पास थे। मैंने कहा बताओ तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे बगल वाले मॉलिक्यूल मुझे 100 न्यूटन से खींच रहे हैं और ये हुक मुझे रोक रहा है, यानी 100 से पीछे खींच रहा है, यानी हुक ने कितना लगाया? पीछे। यानी कुल मिला के यार एक फोर्स लगाने की वजह से पूरे धागे में टेंशन का माहौल आ गया है, और जब धागे में टेंशन का माहौल आएगा तो वो दूसरों को भी टेंशन देगा। किसको किसको?
जिससे जुड़ी जो चीजें हैं। जैसे मैं कह दूं यहां जो पर्सन इसको 100 न्यूटन लगा रहा है, अगर मैं इस पर्सन के पास जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, पता है पर्सन क्या बोलेगा? पर्सन कहेगा कि मैंने 100 लगाया है वो ठीक है, 100 धागे ने मेरे को भी लगा रखा है ना, तभी तो मैं भी रुका हूं। नहीं, इसका मतलब यार ये सब रिलेटिव चीज है कि हम अगर इससे पूछेंगे, धागे से पूछेंगे तो कहेगा मुझे राइट लग रहा है, और आदमी से पूछेंगे तो कहेगा मुझे लेफ्ट लग रहा है। हुक से पूछेंगे तो क्या कहेगा, मुझे राइट लग रहा है। तो हमें धागे की चिंता नहीं करना है। टेंशन आने से टेंशन मिलता है किसको, जिससे धागा जुड़ा है। हमें इसकी चिंता करना है कि धागा किससे जुड़ा है। धागा आदमी से जुड़ा है तो धागे को टेंशन दे रहा है, आदमी को टेंशन दे रहा है। धागा हुक से जुड़ा है तो हुक को टेंशन दे रहा है। तो कुल मिलाकर यार एक धागा जब टेंशन में होगा तो दूसरों को टेंशन देगा, और हमें उसी टेंशन का नाम, उसी टेंशन को टी से डिनोट करना है। यानी यहां भी एक टी का टेंशन है, यहां भी टी का टेंशन है। ये आदमी को भी 100 न्यूटन मिल रहा है और इसको, टी की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। क्या समझ पा रहे हैं? यानी एक स्ट्रिंग पहले बात तो देखो यार, हम यहां पे जो डिस्कशन कर रहे हैं एक आइडियल धागे का कर रहे हैं, और आइडियल धागा बहुत पतला और मासलेस माना जाता है। और एक स्ट्रिंग जब भी टेंशन में आती है तो अपने से अटैच चीजों को टेंशन देती है ना। जब भी वो टेंशन में आएगी तो अपने से अटैच चीजों को अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स देती है। इंसान को अवे फ्रॉम द बॉडी दे रही है और हुक को अवे फ्रॉम द बॉडी दे रही है ना। जितना फोर्स देती है उसी को हम टेंशन कह देते हैं। हालांकि टेंशन माहौल का नाम है, बट जितना फोर्स वो दे रही है उसी से पता चलता है कि वो कितनी टेंशन में थी। जितना ज्यादा धागा टेंशन में होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? नोट करें, ये भाव डेवलप करें यार पहले तो, जैसा मन करे। नोट कर लिया है भाई लोग इतनी जल्दी? लिखना है आइडियल स्ट्रिंग। मैंने आइडियल स्ट्रिंग के बारे में डायग्राम तो याद ही होगा यार। हाँ, आइडियल स्ट्रिंग क्या है? जो मासलेस होगा, मासलेस होगा और अनस्ट्रेचेबल होगा, जिसको हम खींच नहीं सकते हैं, ना खींच सकते मतलब ऐसा नहीं मानेंगे कि वो बढ़ गई है, उसके अंदर इलास्टिसिटी नाम की चीज नहीं है। अनस्ट्रेचेबल का मतलब है इन इलास्टिक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन इलास्टिक। अनस्ट्रेचेबल, अनस्ट्रेचेबल से मेरा मतलब है कि जिसको हम खींच नहीं सकते हैं। लिख लिया यार, मासलेस है और कैसा है, अनस्ट्रेचेबल। दूसरी लाइन मैंने नीचे लिखी है, दूसरी लाइन है एन स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन, अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन, अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन ऑलवेज, always gives a force, always gives a force, always gives a force away from the body, away from the body, away from the body attached to it, away from the body attached to it, away from the body attached to it। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई है? जब भी धागा टेंशन में होगा तो अपने से अटैच्ड चीज को अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स देगा। ये बात क्लियर हो गई है? तो अभी यार हम लोग थोड़ा सा न्यूटन के लॉ को मैथमेटिकल तरीके से देखने वाले हैं, और मैं शुरुआत कर रहा हूं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर किसी में एफ नेट 0 है, बोले भाई किस बात पे इतना सरप्राइज हैं? अगर किसी बॉडी में नेट फोर्स 0 है तो बॉडी के अंदर रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, मोशन है तो वो मोशन मेंटेन रहेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। मैं यार
इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं, इस पे पढ़ा रहे वो बंद हो गया। मैंने यार न्यूटन का सेकंड लॉ तुम्हें पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है? एफ नेट बराबर एम ए। तो अगर मैं एफ नेट 0 कर दूं तो बताओ ए क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो देखा जाए तो न्यूटन को 2 लॉ बताने की जरूरत ही नहीं थी, उसको तो पता नहीं नाम को बड़ा शौक था तो लिख दिया न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बताओ जब सेकंड लॉ में हम एफ नेट 0 करते तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाता है? और एक्सेलेरेशन 0 के 2 मतलब होते हैं कि या तो बॉडी रेस्ट पे है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। तो क्या यही तो उसका स्टेटमेंट है? क्या स्टेटमेंट है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो ये बात तो मैथमेटिकली ही निकल रही है। 2 लॉ बोलने की क्या जरूरत थी? यानी हम सेकंड लॉ से चाहें तो फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं और एक ही लॉ सफिशिएंट था, बट न्यूटन को शौक था। और ये तो बिल्कुल बेसिक बात थी, न्यूटन शुरू ही यहीं से किए हैं तो यहां तो उनको नाम देना ही था। तो क्या फर्स्ट लॉ हम ऐसे भी समझ पा रहे हैं? सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन 0, एक्सेलेरेशन 0 का मतलब है रुकी है तो रुकी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। नहीं यार, जब भी मैं कहता हूं नेट फोर्स 0 यानी एफ नेट वेक्टर 0, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें फोर्स नहीं लगा है। ऐसा हो सकता है कि फोर्स लगा ना हो, एक बॉडी ऐसे पड़ी है कहीं स्पेस में और कोई फोर्स नहीं लगा है तो वो रुकी रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी। मैंने कहा अगर एक ब्लॉक में 2 किलोग्राम का ब्लॉक है ऐसे रखा है जमीन पे, ना आगे कोई फोर्स है ना पीछे कोई फोर्स है, तो क्या इसका भविष्य है? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। बात क्लियर है? अगर मैं इस पे 100 न्यूटन आगे लगा दूं तो क्या ये रेस्ट पे रह सकता है? नहीं। मैंने एक टेंशन पीछे लगा रखा है और मैं कह रहा हूं कि बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में है, तो तुम तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हो कि टी कितना होगा। अरे कैसे भाई? नेट 0 का मतलब क्या होता है? 100 आगे टी पीछे, तो क्या ये 0 हो गया कि नहीं? एफ नेट 0 का मतलब है ना, आगे वाला माइनस पीछे वाला इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 100। कल को मैं कहता हूं एक ब्लॉक है जिसमें 100 न्यूटन आगे लगा है और इस पे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, जैसे यहां धागा लगा रखा है, चलो मैंने यहां धागा लगा रखा है तो धागे ने क्या दिया होगा? टेंशन दिया होगा। यहां मुझे कोई फोर्स दिख नहीं रहा है लेकिन बॉडी ये पता है कि बॉडी रुकी है, तो बताओ वो फोर्स कौन होगा? फ्रिक्शन होगा। और कोई पूछे बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो तुम तुरंत कह सकते हो कितना? 100, क्योंकि आगे 100 पीछे एफ और नेट क्या होगा? 0, तो फ्रिक्शन कितना होगा? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? हेलो, मैम मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ, 1 बजे फ्री होऊंगा तब बात कर लीजिए, ठीक है? ठीक। मैं एक दीवार पे टिका के कोई ब्लॉक रख देता हूं और दीवार पे ऐसे 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं अंदर की तरफ। दीवार बहुत सख्त है, टूट नहीं सकती है, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है। तो मुझे बताएं, तो दीवार ने इसको कौन सा फोर्स दिया होगा? हाँ, क्या ये बॉडी बॉडी टच में हो रही है और परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए तो वो कौन सा फोर्स होगा? एन। अच्छा, इसने भी दीवार को दिया होगा, मगर अभी हम दीवार की चर्चा कर रहे हैं या ब्लॉक की? ब्लॉक की। तो ब्लॉक में यार एक्शन रिएक्शन एक ही चीज को नहीं लगते हैं, एक्शन एक को मिलता है और रिएक्शन दूसरे को मिलता है। अभी हम किसकी चिंता कर रहे हैं? ब्लॉक की। ब्लॉक मोशन में है या रेस्ट पे है? रेस्ट पे है। तो मैं क्या कह सकता हूं? रेस्ट पे है तो एन 100 आगे एन पीछे मिलके कितना होगा? 0, तो एन का आंसर कितना आएगा? 100। क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये सब बातें समझ में आ रही है सबको? एक रस्सी पे कोई मंकी लटका हुआ है, ऐसे कोई मंकी लटका हुआ है, 20 किलोग्राम का मंकी है और रुका हुआ है। तो हम अगर इस पे बात करें कौन कौन फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे दिखा देते हैं यार ये मंकी को डॉट बना के, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? टेंशन ऊपर लग रहा होगा, धागा टेंशन में आएगा कि नहीं? और टेंशन आता है तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी फोर्स लगाता है। और इस मंकी को क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। कितना? वैसे मैं ग्रेविटी की बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना सबको पता है कि mg नीचे लगता है, तो टेंशन का आंसर कितना होगा? 20g। नहीं होगा?
बल्कि अब टेंशन की बात, mg की बात करिए तो मैं कहता हूँ 10 किलोग्राम का ब्लॉक यहाँ रखा है, बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस अभी लग रहे हैं? यार ग्रेविटी 10g लगा रही होगी, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो टेबल को फोर्स कहां देगा? नीचे, और इसको कहां मिलेगा? तो हमें एक लेना है कि दोनों? एक लेना है, क्योंकि हम बॉडी का डिस्कशन कर रहे हैं या टेबल का? बॉडी का। तो बॉडी को ग्रेविटी ने खींचा है और नॉर्मल ने रोका है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। यार ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाते हैं? फ्री बॉडी। चलो यार मैं थोड़ी बात ये कर ही लेता हूं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में एक बॉडी को फ्री करके सोचते हैं कि उसको कौन कौन सी ताकतें लग रही हैं। तो यार 100 नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स है इसको क्या? नहीं है। तो यार दो डायग्राम इसमें बनाना होते हैं, एक कॉज डायग्राम जिसमें हम फोर्स दिखाते हैं, और एक इफेक्ट डायग्राम जिसमें हम क्या दिखाते हैं? एक्सेलरेशन। तो फिलहाल एक्सेलरेशन नहीं है तो हम कोई तीर नहीं बनाते हैं, वरना हम तीर भी बनाते हैं ऊपर या नीचे। फिलहाल एक्सेलरेशन 0 है। तो यार ये कॉज डायग्राम है, कॉज डायग्राम में क्या दिखाते हैं? फोर्स। इफेक्ट डायग्राम में क्या दिखाते हैं? एक्सेलरेशन, है ना। और उसके बाद आखिरी काम हमें क्या करते हैं? या तो हमें फर्स्ट लॉ लगाना पड़ता है या तो सेकेंड लॉ। फिलहाल हम फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? n और 100 में कौन ज्यादा होगा? अरे नेट 0 है, इसका मतलब n ऊपर 100 नीचे, 10g नीचे, बराबर क्या? 0। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10g। क्या समझ में आ गई बात? यार अभी हम ग्रेविटी वाले फोर्स को लेके कुछ और बातें करेंगे, इतना सबको पता है इसलिए हम, क्या समझ गया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना बेहद आसान है, नोट नहीं करना। फर्स्ट लॉ में यार जब भी एप्लीकेशन आएगा तो कोई एक अननोन होगा, फर्स्ट लॉ लगाए। फर्स्ट लॉ लगाने का मतलब होता है आगे पीछे फोर्स बैलेंस करना, सिंपल सी बात है। जितना आगे उतना पीछे, या जितना ऊपर उतना नीचे, बस सिंपल सी बात है। फर्स्ट लॉ देखने के लिए एफ0 0 लिखा जाता है, बट एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स राइट इज इक्वल टू क्या करते हैं? सिग्मा एफ एक्स लेफ्ट, सिग्मा एफ वाई अप इज इक्वल टू क्या? सिग्मा एफ वाई डाउन। हम लोग बेसिकली एक्स वाला फोर्स आपस में इक्वल करते हैं आगे पीछे, और वाई वाले आपस में ऊपर नीचे इक्वल करते हैं। ये फर्स्ट लॉ का मतलब है। तो ये दिखाने के दांत है, करने वाला काम ये है। एफ एक्स आपस में बैलेंस करते हैं और एफ वाई आपस में, वही फर्स्ट लॉ है। मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ सिंगल पार्टिकल के लिए बड़े आराम से अभी समझ पा रहे हैं। हटा दे भाई। एक परफेक्ट स्मूथ सरफेस है, परफेक्ट स्मूथ सरफेस। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसी कोई स्मूथ सरफेस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने उस पर एक बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड से चला के छोड़ दिया, तो बताओ इसका भविष्य क्या है? बताओ 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 1 और सेकेंड बाद क्या होगी? 2 मीटर पर। क्या इसके मोशन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, रेस्ट है तो रेस्ट रहेगा, मोशन है तो मोशन मेंटेन रहेगा। क्या इस समय इस पे कोई नेट फोर्स लग रहा है?
तुम कहोगे सर mg, तो mg तो नीचे लग रहा है और उसको किसने रोक रखा है, n ने रोक रखा है। तो अगर रोक रखा है तो फिर नेट फोर्स क्या है, 0 है। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में, कोई सवाल? अगर कुछ सवाल आ रहा है तो अभी क्लियर करते चले यार, क्योंकि एकदम शुरुआत है। देखा जाए तो काइनेमेटिक्स से पहले फोर्स आना चाहिए कायदे से, बट हम लोग काइनेमेटिक्स पहले पढ़ते हैं, बाद में फोर्स की बातें करते हैं। हटा दे भाई, चला गया अंदर, ये नॉलेज को ठूस ठूस के भर रही है दिमाग में। तो फर्स्ट लॉ एप्लीकेशन यही है कि बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है, 0 है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ऐसा मतलब क्वेश्चन आ जाए तो इससे आसान दुनिया में कोई चीज नहीं है। अगर ये भी ना हो तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? नहीं, क्या छोड़ दो? चने बेचना चाहिए सर। अरे चने बेचना यार, हजरतगंज में यार पूड़ी अच्छी बिक रही है तो चने क्यों बेचोगे यार? वाजपेयी पूड़ी के बगल में जगह देखो यार, बढ़िया बिक रही है उसकी। हम लोग यार न्यूटन का सेकेंड लॉ रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर न्यूटन के दिमाग में एक ख्याल कैसे आया होगा। तो हमने यार न्यूटन का सेकेंड लॉ में जो फॉर्मूला एफ नेट बराबर एम ए देखा है, मैं इसको रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि तुम एकदम ही बेसिक से इस बात को समझो, एक बार तो समझो कम से कम। इसके लिए यार मेरे को न्यूटन की एक कहानी बनाना पड़ी है। न्यूटन और न्यूटन का एक दोस्त था, उसका नाम था, न्यूटन के दोस्त का नाम था डोरेमोन। डोरेमोन के पास अच्छी बात यह होती है कि वो किसी भी तरह की जरूरत पड़ने पे गैजेट दे देता है। तो अब यार 16th सेंचुरी की बात है, उस जमाने में हमें इमेजिन करना पड़ेगा डोरेमोन तरह तरह के गैजेट न्यूटन को प्रोवाइड कराता था। क्योंकि न्यूटन ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है तो हमें कुछ इमेजिनेशन लाना पड़ेगी ताकि तुम इस बात को आज के जमाने के हिसाब से समझ पाओ। किसके अंदर? यस, तो मैं चाहता हूं तुम न्यूटन बनने की कोशिश करो। आज तुम्हारे पास मौका है न्यूटन की तरह सोचने का। तो यार न्यूटन ने अपने दोस्त डोरेमोन को अक्सर फरमाइश देता था और वो पूरी कर देता था। न्यूटन का एक आध और भी दोस्त थे मोहल्ले वाले, है ना, न्यूटन के। हाँ, नोबिता तो न्यूटन हो गया ना यार, जियान टाइप। ठीक, सर एक आइडियल वैक्यूम चैम्बर बनाया गया था और उसमें कोई ब्लॉक रख के उसको धागे के जरिए इंसान को मौका दिया जाता था कि उसको खींचे, जिससे न्यूटन ये ऑब्जर्व करता था कौन कितना ताकतवर है। एक्चुअली न्यूटन के गांव में ताकत को लेके झगड़ा होता रहता था कि हम ताकत ज्यादा रखते हैं, हम ज्यादा ताकत रखते हैं। यार हर कहानी के पीछे कोई वजह होती है, कोई यूं ही दबंग नहीं बन जाता है। अच्छा, ये दबंग का डायलॉग था। गांव में क्यों रहता, शहर में क्यों नहीं रहता? खैर यार मतलब तुम लोग यार मेरी स्टोरी भुला दोगे, मैं उसी स्टोरी में कुछ और मिला दूंगा। तो यार न्यूटन के गांव में ताकत को लेकर झगड़ा होता रहता, तो न्यूटन चाहता था यार कि ये लड़ाई झगड़े से कुछ रखा नहीं, कुछ ऐसा ऑन पेपर हमारे पास तरीका हो कि अपना बैठ के एक बार डिसाइड कर लें कौन ज्यादा ताकतवर, उसको विजेता घोषित कर दिया जाए, काम खत्म हो जाए। तो न्यूटन ये समझने के लिए ये देखना चाहता था कि ताकत से होता क्या है, ताकत से होता क्या है। तो उसने अपनी दोस्तों की मंडली बुलाई और उसने कहा कि यार इस धागे पे ताकत लगाओ। और ये धागा किससे कनेक्टेड है? ब्लॉक से। मान लिया ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक लेके उसने ये एक्सपेरिमेंट कराया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, वो ऑब्जर्वेशन में तुम्हें नीचे दिखा रहा हूं। ऑब्जर्वेशन में नीचे दिखा रहा हूं। t=0 पे ये 10 किलोग्राम का ब्लॉक रुका हुआ था, है ना। 1 सेकंड बाद इसके अंदर कुछ वेलोसिटी डेवलप हो गई। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकंड बाद इसके अंदर कितनी वेलोसिटी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। एक और सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो यार एक बात न्यूटन को समझ में आ गई कि ताकत लगाने से स्पीड में बदलाव आ रहा है। नहीं,
ये इंसान को बता दिया गया था भैया जितनी ताकत लगा रहा है उसको मेंटेन रखना है, बार बार बदलना नहीं है। तो अपनी पूरी दम से बेचारा लगा हुआ था। ये रियलाइज करने के लिए कि ताकत करता गया, तो ताकत क्या ला रहा है? हाँ, फोर्स कॉज एक्सेलेरेशन, यानी फोर्स एक्सेलेरेशन ला सकता है, ला रहा है कि नहीं? फिलहाल इस इंसान ने जितनी ताकत लगाई उस ताकत के चलते ये मोशन देखने को मिला है। फिर न्यूटन ने क्या किया कि इस ब्लॉक को 10 किलोग्राम के बजाय क्या ले लिया, 20 किलोग्राम का, और वही ताकत फिर से लगाई गई तो उसका ऑब्जर्वेशन बदल गया। अब क्या देखा उसने कि 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी आई है वो कम हो गई है, एक और सेकंड बाद जो वेलोसिटी आई है वो पहले से कम हो गई है, एक और सेकंड बाद जो वेलोसिटी आई है वो पहले से कम हो गई है ना यार? ऐसा न्यूटन ने देखा। इमेजिन करो कि सब कुछ हुआ है, ऐसे ही हुआ है। तो यार क्या हुआ है? पहले एक्सेलेरेशन कितना था यार? इस मोशन में एक्सेलेरेशन कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी में बदलाव 5 का हो रहा था, और इसमें एक्सेलेरेशन कितना है? 2.5 मीटर। यहीं से न्यूटन को आइडिया लग गया। क्या लग गया? कि उसे अपना नियम क्या बनाना है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मास आधा करो, मास डबल करो तो एक्सेलेरेशन आधा हो रहा है। तो क्या नहीं बदला? एक तो इस इंसान की ताकत नहीं बदली, ताकत वही लगा रहा है, और दूसरा इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं बदला। किसका किसका? देखो यार, मास और एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट कितना है? 10 इंटू 5 यानी 50, और यहां भी मास और एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट कितना है? 20 इंटू 2.5 यानी कितना? 50। यानी ताकत ना बदलो तो क्या नहीं बदलता है? ताकत ना बदलो तो एम और ए का प्रोडक्ट नहीं बदलता है। यार ये बात न्यूटन को समझ में आ गई कि ताकत ना बदलो तो प्रोडक्ट नहीं बदलता। अब वो प्रिडिक्ट कर सकता था कि क्या होगा अगर यहां पे 1 किलोग्राम के ब्लॉक को खींचा जाएगा, यानी उसी ताकत से 1 किलोग्राम के ब्लॉक को खींचा जाएगा। t = 0 पे रेस्ट पे है ये। बताओ 1 सेकंड बाद क्या देखने को मिलेगा? उसी ताकत से ये 50 मीटर पर सेकंड से चलता दिखाई देगा। एक और सेकंड बाद क्या देखा जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड से। तो यार न्यूटन के पास वो सारे गैजेट्स थे जिससे कैमरे से ऑब्जर्व कर लेता था कि इस वक्त की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है, और उसने ये पता कर लिया कि ताकत ना बदलने से क्या नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है? मास और एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट। यहां देखो यार, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है और 50 का एक्सेलेरेशन है, यानी क्या ये भी 50 आया है कि नहीं? तो बस उसको आइडिया मिल गया था। उसने कह दिया कि यार फोर्स m इंटू ए है। आइडियल कंडीशन में फोर्स क्या है? m इंटू ए है। ताकत लगाओगे तो जितना एक्सेलेरेशन आएगा उसको मास से प्रोडक्ट कर दो, वही ताकत है। तो उसने यार गांव के सभी लोगों को इसी चैम्बर पे बुलाया, सबको एक्सेलेरेट कराया, जिसका एक्सेलेरेशन उसने यार सिंपल कर दिया चीजों को। 1 किलोग्राम की बॉडी रखी, जितना एक्सेलेरेशन आ गया वही फोर्स हो गया। क्या मैं कह सकता हूं 1 किलोग्राम की बॉडी में जितना एक्सेलेरेशन आता है वही फोर्स है? लेकिन अगर 10 किलोग्राम की लोगे तो उससे एक्सेलेरेशन 10 गुना कम हो जाएगा, 20 किलोग्राम की लोगे तो 20 गुना कम हो जाएगा। तो आसान क्या है यार? अब फोर्स को तुम रियलाइज करो। यानी अगर कोई तुमसे बोला है 50 किलोग्राम, यार 1 की न्यूटन किलोग्राम था और एक्सेलेरेशन की क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग क्या है? कि जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे 50 का एक्सेलेरेशन ला दे, या 50 किलोग्राम की बॉडी पे 1 का एक्सेलेरेशन, या 10 किलोग्राम की बॉडी में 5 का। क्या अब तुम फील कर पा रहे हो 50 ताकत का क्या मतलब है? 50 ताकत क्या चीज है? जो 1 किलोग्राम पे 50 का एक्सेलेरेशन ला दे। तो यार न्यूटन ने अपना एक रजिस्टर लिया, गांव के सभी लोगों को बारी बारी से बुलाया और सबको 1 किलोग्राम की बॉडी खींचने के लिए बोला, और अपने इंस्ट्रूमेंट की मदद से उसने सबका एक्सेलेरेशन दर्ज किया। जिसका एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा आ गया वही ताकतवर है। तो वो कुछ आया था यार 800-900 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको पदक दिया गया कि भाई हाँ ये विजेता है। और उस गांव के लोगों ने मिलके सबसे बड़ा पदक किसको दिया? न्यूटन को, क्योंकि न्यूटन ने ये काम गांव का झगड़ा खत्म कर दिया था। डोरेमोन क्योंकि वो रोबोट तो उसको ख्वाहिश नहीं थी नाम करने की, है ना? वो सारा क्रेडिट न्यूटन ही ले लेता था डोरेमोन का भी, कि भाई डोरेमोन अगर, हाँ। तो अब यार ये सब जब चल रहा था सभा में, न्यूटन को सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया गया गांव में। तो न्यूटन ने कहा कि ऐसा है कि मैं एक चीज चाहता हूं, मतलब कि मेरी ख्वाहिश है एक,
तो गांव के लोगों ने कहा कि अरे आप कुछ भी बताइए, आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करी जाएंगी। उसने कहा ये जो किलोग्राम मीटर पर सेंट स्क्वायर यूनिट निकल के आई है इस प्रोडक्ट की, वो मेरे नाम पे होना चाहिए। तब से उसी दिन से ये डिसाइड हो गया कि किलोग्राम मीटर पर सेंट स्क्वायर को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, न्यूटन। तो यार भीड़ में से किसी ने बोला, भीड़ में किसी ने बोला कि यार आप जिस जगह पे अपना नाम दे रहे हैं वो जगह बहुत ज्यादा ताकत रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। क्या तुम समझ सकते हो यार, 1 न्यूटन का मतलब क्या है? 1 न्यूटन को जरा रियलाइज करो, व्हाट इज 1 न्यूटन? जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे 1 मीटर पर सेंट स्क्वायर का एक्सेलेरेशन ला दे, दैट इज 1 न्यूटन। तो भीड़ में किसी ने बोला कि 1 किलोग्राम की बॉडी पे मात्र 1 मीटर पर सेंट स्क्वायर का एक्सेलेरेशन, इतनी छोटी सी ताकत का नाम 1 न्यूटन है। न्यूटन ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, मुझे ये नाम चाहिए। और तब से लेके अब तक चल रहा है। कैन यू रियलाइज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन वो सूक्ष्म फोर्स है जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 1 मीटर पर सेंट। तो 50 न्यूटन मतलब जो 1 किलोग्राम की बॉडी पे या 50 किलोग्राम पे। तो बस तुम्हारे अंदर ये फील आ जाना चाहिए कि फोर्स चीज क्या है, और यहीं से उसको समझ में आ गया यार कि फोर्स की डेफिनेशन क्या देना है, F बराबर m/a। तो क्या तुम नहीं सोच सकते? अगर ये ऑब्जर्वेशन तुम्हारे सामने हो, न्यूटन सोच सकता है तो तुम भी सोच सकते हो यार, इंसान ही था ना भाई। ये तो इमेजिनरी है यार, सारी शक्तियां न्यूटन के पास ही थी यार, तुम्हें नहीं पता क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं यार F, यार F ताकत का नाम है और A उसका आउटकम है, एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व किया जाता है, और मास और एक्सेलेरेशन के प्रोडक्ट का नाम ही उसने क्या रख दिया, नेट फोर्स। अभी मैं यहां पे नेट क्यों लग रहा हूं, अभी इसकी बात को मैं समझाऊंगा। इसमें कुछ नोट करने की जरूरत लग रही है तो नोट कर दें, ये तुम्हें कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा कि न्यूटन को कैसे रियलाइज हुआ है। नहीं जरूरत लग रही तो कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है ये भी एक अहम चीज है जो तुम्हें मदद कर सकती है। क्योंकि एयर रेजिस्टेंस देती है और मैं नहीं चाहता कि कोई हवा के रेजिस्टेंस को सोचे, और परफेक्ट स्मूथ सरफेस होना चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन भी ना हो। तो आइडियल कंडीशन में ये सारी बातें इमेजिन करना है, इमेजिन करना है, करके किसी को नहीं दिखाना है। हाँ भाई, नोट कर लिया है, आगे बढ़ सकते हैं। आमतौर पे हम लोग n लिख देते हैं, n का मतलब न्यूटन होता है, n सिंबल है। तो यार फोर्स को रियलाइज करने का सबसे आसान तरीका, 1 किलोग्राम की बॉडी पे जितना एक्सेलेरेशन आएगा वही फोर्स है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? आगे बढ़ सकते हैं। ये वही है, थोड़ा बेटर हैंड राइटिंग में मैंने बनाया है।
तो यार न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोगों ने बात करी है एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए की। सोचो यार 5 किलोग्राम की एक बॉडी है और उसमें 50 न्यूटन आगे लगा है, 20 न्यूटन पीछे लगा है। सोचो अगर 50 न्यूटन अकेले लगा होता तो ऑब्जर्वेशन क्या होता, बॉडी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चलती। 20 न्यूटन अकेला लगा होता तो पीछे जाती। दोनों लगे हैं तो क्या होगा, तो आगे जाएगी। यार आगे पीछे की लड़ाई रियलाइज करना हमें बड़े आराम से समझ में आता है कि एक में 50 ताकत लगी, एक में 20 ताकत लगी, तो जीत किसकी होगी, कितने से जीत होगी, 30 से। तो इसका मतलब इस बॉडी को ऐसा लगेगा जैसे 30 न्यूटन लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 30 न्यूटन बोले तो जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 30 का एक्सेलेरेशन ला सकती है, तो 5 किलोग्राम की बॉडी में 6 का लाएगी। प्रोडक्ट सेम रहता है। क्या लॉजिक समझ पा रहे हैं, है ना। तो इस बात को यार मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। तुम कहोगे इतनी छोटी बात को कोई प्रॉपर तरीके से क्यों डिस्कस करना चाह रहा है, ताकि आगे वाली चीजें तुम्हें प्रॉपर बनी रहें। तो प्रॉपर तरीका क्या है कि मैं यार इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। मैं यहां लिख रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम। यार ठीक है, तुम लोगों को आता है तो इसका मतलब तुम बाकी सबका रायता फैलाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg मैं बनाने वाला हूं। 5 kg पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे, उसको किसने रोक रखा होगा, नॉर्मल ने। 50 न्यूटन आगे लग रहा है, उसको किसने रोक रखा है, किसी ने नहीं रोक रखा है, जीतेगा वो। तो ये हो गया कॉज डायग्राम। कॉज डायग्राम में क्या दिखाते हैं, फोर्स दिखाते हैं। दूसरा डायग्राम किसका बनाते हैं, इफेक्ट। इफेक्ट में क्या दिखाते हैं, एक्सेलेरेशन। तो क्या लगता है एक्सेलेरेशन कहां आएगा, आगे, राइट आएगा, तो ऐसे इफेक्ट दिखा देते हैं। एक जगह पे एक तरह की बातें। अब यहां पे हम न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखते हैं, एफ नेट बराबर एम इंटू ए। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में एफ नेट का मतलब होता है सबका रिजल्टेंट। तो अब यार एक लाइन का डिस्कशन है, इनका रिजल्टेंट तो 0 है, हमें पता ही है, हमें बस इस लाइन का बातें करना है। इस लाइन में जीत कौन कौन जीतेगा, कितने से जीत होगी। तो हम ज्यादा वाला माइनस कम वाला बराबर क्या लिख देंगे, एम इंटू ए। तो यार इस लॉ वाले लाइन में हमने लेफ्ट साइड फोर्स लिखे, राइट साइड फोर्स नहीं लिखा है, ये उसका आउटकम है। आउटकम क्या होता है कि एम मास की चीज ए से चलती है, तो ये फोर्स है क्या, एम इंटू ए। ये क्लियर कर ले। ताकत तो ये लगाई गई है नहीं, और वो ताकत एम इंटू ए के बराबर आती है। तो एम इंटू ए इज नॉट अ फोर्स, एम इंटू ए क्या है, आउटकम है। तो क्या हम कह सकते हैं यार 5 किलोग्राम की बॉडी है तो ए कितना आएगा, 30 बराबर 5 इंटू ए, तो ए बराबर कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतनी बात जनता समझ पाए। ये स्टेप एकदम बिल्कुल फिक्स कर ले। तुम देखोगे यार मेरी शीट में ये एकदम बिल्कुल डब्बे के अंदर बंद कर दिया गया है। ये स्टेप एकदम फिक्स कर लें, जब भी सेकेंड लॉ तो तुम्हें इतनी चीजें दिमाग में लाना है, नोट करें। नीचे से ले लेना, बच्ची होगी। नोट कर लिया भाई लोग। तो एक कहानी बहुत फेमस है कि न्यूटन अपने बगीचे में बैठे थे और उन्होंने सेब को ऑब्जर्व किया।
बगीचे में ही तो सेब होगा, और कहाँ होगा? हाँ, पेड़ में लगते हैं बेटा। तो मैंने कब कहा कि गर्मी का एरिया था? मैंने कब कहा कि बगीचा गर्मी में था? कुछ भी यार। तो एक बार यार वो डोरेमोन के गैजेट के साथ ऊपर का व्यू ले रहे थे, अचानक से उन्होंने देखा t=0 पे एप्पल को फॉल करते हुए। इत्तेफाक से उसी वक्त वो एप्पल टूटा किसी वजह से, यानी t=0 पे एप्पल की वेलोसिटी कितनी थी? 0। t=0 पे एप्पल, उस गैजेट से उसे पता चला कि 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 1 सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 19.6 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 29.4 मीटर पर सेकंड। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन न्यूटन ने देखा, तो तुरंत न्यूटन के दिमाग में आया कि यहां पर इस मोशन में एक एक्सेलेरेशन है, और वो एक्सेलेरेशन हर सेकंड में जो वेलोसिटी का बदलाव आ रहा है उससे उसे पता चल गया कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। क्या यहां 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उसने एक्सेलेरेशन ऑब्जर्व किया? तो उसके मन में ये ख्याल आया होगा, यार उसने अभी अभी थोड़ा देर पहले वो चैम्बर के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसे पता था ताकत लगाने से एक्सेलेरेशन आता है। यहां किसी का हाथ नहीं दिख रहा था जो ताकत लगा रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें एक्सेलेरेशन है कि नहीं? तब उसके दिमाग में आया, इसका मतलब हाथ होना जरूरी नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति भी एक्सेलेरेट करा सकती है। तो उस समय उसे कुछ नहीं समझ में आया ये कौन सी भूतिया ताकत है जो दिखाई भी नहीं दे रही है और एक्सेलेरेट भी करा रही है। बाद में उसने उसका नाम क्या दिया? ग्रेविटी। ग्रेविटी। फिलहाल उस समय पहली बार तो उसने शायद उसका नाम भूतिया ताकत ही दिया होगा, जो ना दिखाई दे और फिर भी एक्सेलेरेट कराए, तो वो क्या है? फील्ड फोर्स है, भूतिया ताकत है। तो यार उस ताकत की वजह से एक्सेलेरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो न्यूटन को समझ नहीं आया यार इसमें कौन ताकत लगा रहा है। तो घर आया, उसने सेब को वेट किया तो पता चला वो काफी हैवी सेब था, 250 ग्राम का। 0.25। अरे 250 ग्राम कोई बहुत ज्यादा है क्या? 4 सेब का 1 किलो होता है भाई। 1 किलोग्राम में 4 सेब, बड़े बड़े हों तो नहीं चढ़ेंगे। 250 ग्राम है, और ग्रेविटी का एक्सेलेरेशन लगभग कितना है? तो उन्हें समझ में आया यार इसका मतलब इस समय इसमें ताकत कितनी लग रही है? अरे भाई मास इंटू एक्सेलेरेशन लगभग 2.5 न्यूटन। तो उसे लगा यार ये कौन है जो भूतिया ताकत लगा रहा है? 2.5 न्यूटन, बहुत कम फोर्स लगा रहा था। तो उसने यार उसकी परीक्षा लेना चाहिए उस भूतिया ताकत की। उसने क्या किया कि एक्चुअली उसको डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं किसी के हाथ में मिस्टर इंडिया वाली घड़ी हाथ लग गई हो और वो गायब होकर ताकत लगा रहा हो। जस्ट इमेजिन। तो उसने क्या किया यार, घर में अपने दोस्त के साथ, डोरेमोन के साथ आया, वो रिसर्च करना शुरू किया यार इसके पीछे कौन है, इसके पीछे आखिर कौन सी ताकत है। तो उसने यार घर के मेन छज्जे पे एक गमला रखा था 5 किलोग्राम का, है ना, उसको छज्जे तक लेके गया और फेंक दिया। अपना ऑब्जर्व किया वही कैमरा लगा के गैजेट से, तो पता चला है t=0 पे इसकी वेलोसिटी 0 थी, 1 सेकंड बाद कितनी? 9.8, एक और सेकंड बाद 19.6। तो यार उसको लगा कि यार ये फोर्स तो मुझे चैलेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब मास हो गया है 5 किलोग्राम और एक्सेलेरेशन अब भी कितना है? उतना ही है, यानी अब ताकत कितनी लग रही है? 50 न्यूटन। मतलब यार कि उसने क्या पाया कि यार ये ताकत अपने आप को अपडेट कर रही है। तो अब उसने देखा देखें ये कितना कर सकती है। तो एक पुरानी अलमीरा रखी थी छज्जे के पास में 50 किलोग्राम की, 50 नहीं 100 किलोग्राम की, 100 किलोग्राम की, उसमें सामान भी था ना यार। उसको भी उसने कहा टूटी है, खराब है, रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसने अपना गिरा दिया छज्जे से। तो 1 सेकंड बाद क्या देखने को मिला? अगेन 9.8, 19.6, वही सेम ऑब्जर्वेशन। चाहे जितना मास हो, ग्रेविटी का असर नियर द अर्थ सरफेस एक जैसा था। कितना था? तो यार अब उसने ताकत कैलकुलेट करी, कितना लग रहा होगा? तो यार 100 इंटू 10 मतलब कितना? 1000 न्यूटन। उसने कहा यार ये तो पूरी लिस्ट में, जो उसने गांव की लिस्ट बनाई थी उसमें कितना ताकत ज्यादा थी?
800 न्यूटन विजेता की ताकत। अरे तुम लोगों ने सुना ही नहीं ध्यान से, बात में लगे। तो ये तो विजेता से ज्यादा ताकत है, इसका मतलब यार कि इसके पीछे किसी, तब उसको लगा कि हाँ, कि लगता है इसमें कोई और ताकत इन्वॉल्व है, इसमें किसी का हाथ नहीं है, मतलब इंसानी ताकत ये नहीं है। पहली बार उसने फील्ड की ताकत देखी थी, किसकी? ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत। तो अभी क्या, इतने में जब ये सब कांड कर रखे थे तो अलमीरा जमीन में गिर के टूट गई, और न्यूटन के पिताजी आ रहे थे खेत से, देख लिया कि यार इनने अलमीरा तोड़ दी, तो क्या हुआ होगा समझ ही सकते हैं यार, पिटाई टाई हुई। तो न्यूटन अपना यहाँ बैठ के रो रहे थे ऐसे। लेकिन यार रोते रोते उनका ध्यान एकदम से कहां गया? इस अलमीरा पे। और उन्हें अचानक से कहा यार फील्ड फोर्स लगा रही थी, लेकिन फिर भी अभी तो रुका है ये। और भाई जमीन में गिरने के बाद क्या हुआ? रुक गया। तो अब उसके दिमाग में फिर से फिजिक्स चलने लगी, फिर से खुराफात कि यार अब दो कारण हो सकते हैं, अगर ये रुका है तो दो कारण हो सकते हैं, या तो भूतिया फोर्स लगना बंद हो गया है, या तो भूतिया फोर्स को कोई चैलेंज करने वाला मिल गया है। तो क्या सही है? क्या सही है? जमीन में गिरने के बाद भी ग्रेविटी फोर्स लगाती है? बिल्कुल लगाती है। तो हुआ क्या है? वही बात कि अगर ये 100 किलोग्राम की बॉडी पे ग्रेविटी कोई फोर्स 1000 न्यूटन का नीचे लगा रही थी, तो उसको किसने रोक रखा है? नॉर्मल एक्शन ने रोक रखा है। तब उसके दिमाग में आया फर्स्ट लॉ, क्या? नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन 0। तुम भी न्यूटन बन सकते यार। नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन 0, और अगर नेट फोर्स है तो एक्सेलेरेशन भी है। यानी जब ये गिर रहा है तब इसमें नेट फोर्स है कितना? अरे 5 × 9.8 का ग्रेविटी का भूतिया फोर्स। तो यार उसने एक बात कर दी, नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस फोर्स ऑन अ मास क्या होगा? सरफेस फोर्स ऑन अ मास क्या होगा? ऑन अ मास वो क्या होगा? m × 9.8, जिसको सिंबल क्या दे दिया गया? g। और वो कहां की तरफ होगा? डाउनवर्ड्स। ये बात उसको इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गई। नहीं तो जब तक वो जमीन में नहीं गिरती तब तक उसमें अकेला फोर्स m × g होता है, जब जमीन में गिर जाती है तो m × g के अलावा और क्या लगने लगा? नॉर्मल एक्शन। तो इसलिए नेट फोर्स 0 तो n बराबर mg। तो क्या बताओ, बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन क्या हो गया? 0। क्या ये सब बातें तुम न्यूटन के नजरिए से देख पा रहे हो? कुछ नोट करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं। तो इतनी लाइन लिख दें, कम से कम इतनी लाइन तो लिख दें यार कि नियर द अर्थ सरफेस फोर्स ऑन अ मास क्या होगा? m × 9.8। 9.8 को हमने सिंबल दिया है g। डायग्राम के अलावा जो कुछ भी लिखा है सब लिखना है, ये ना लिखें, बस इतना लिख दें, इतनी बात। तो क्या बताओ, ग्रेविटी का फोर्स जब बॉडी गिर रही होती है तब भी लगता है, जब वो जमीन में गिरी पड़ी होती है तब भी लगता है, गिरने के बाद और फोर्स आ जाता है, और वो टच वाला फोर्स नॉर्मल एक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट पे आ गई है। ये वही चिड़िया है जिसने सेब को काट के गिराया था। हाँ इसके, हाँ ये तो पेड डिस्टर्बेंस है। हाँ ने बता दिया कि ये चिड़िया नहीं न्यूटन किया। कितनी खुश है यार, देखो सबको मैं न्यूटन बना रहा हूँ। तो यार ग्रेविटी की ताकत अनलिमिटेड है, डिपेंड्स ऑन द मास। अगर जितना मास ज्यादा होगा ग्रेविटी का फोर्स भी नियर द सरफेस उतना ही ज्यादा होगा। आगे बढ़ सकते भाई लोग, लिख लिया है? तो अभी यार हम लोग सेकेंड लॉ के थोड़ी से एप्लीकेशन करने वाले हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन कर रहे थे, अभी सेकेंड लॉ के। मान लिया यार इस ऑब्जेक्ट के पीछे कोई टेंशन लगा है, धागे का फोर्स लगा है, या इंसान ने उसको कोई फोर्स दे रखा है, ये बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है, तो इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगना है या सेकेंड लॉ?
सेकेंड लॉ। स्टेप्स क्या है सेकेंड लॉ के? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, सबको बनाना है यार, मैं चाहता हूं कि शुरू में कम से कम फ्री बॉडी डायग्राम लोग बनाएं, है ना। चलो इसकी एक बनाने में मेरी मैं मदद कर देता हूं सर। ऐसे यार डॉक्टर वाला सिंबल बनाना है, प्लस वाला। अब क्या दिखाएं, क्या दिखाएं? कितना? 100 आगे, टी पीछे, और नीचे 10g, ऊपर n। अब यहां पे वर्टिकल एक्सेलेरेशन कितना है? 0। अरे दो डायग्राम बनाते हैं, कॉज और दूसरा क्या? इफेक्ट। तो यार कॉज में हमने फोर्स दिखा दी है, क्या बताओ इफेक्ट वर्टिकल में आएगा? हमें पता है यार ऐसी बॉडी कोई जमीन फाड़ के अंदर नहीं घुस जाएगी, सख्त जमीन में ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नॉर्मल किसके बराबर होगा? 10g के। और हॉरिजॉन्टल में 100 और t की लड़ाई में कौन जीतेगा? कैसे पता? यार इसके अंदर एक्सेलेरेशन आगे है ना, तो इसका मतलब 100 जीता होगा, तभी तो एक्सेलेरेशन आगे है। तो हम तुरंत इफेक्ट में ए राइट लिख देते हैं। अब न्यूटन के सेकेंड लॉ के स्टेप क्या है? एफ नेट इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ नेट में ज्यादा वाला कौन? कैसे पता? तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम इंटू ए, और ए कितना? 5। तो टी का आंसर आ जाएगा 100 माइनस 50, दैट इज 50 न्यूटन। क्या समझ गया यार? क्या ये स्टेप समझ में आ गए? एक लिफ्ट में 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और वो 5 से ऊपर जा रहा है, तो एन बताओ, नॉर्मल एक्शन बताना है एन। एक 15 किलोग्राम के ब्लॉक में किसी एजेंट ने 150 न्यूटन की ताकत लगा रखी, इसका एक्सेलेरेशन बताओ। ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट जा रहा है, फ्रिक्शन बताओ। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग यही स्टेप वाइज करके दिखाओगे, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरे स्टेप मुझे देखना है। और स्टेप मिस करोगे यार तो पाप पड़ेगा। और क्या बोलूं, तुम लोग मानते हो नहीं। बिल्कुल एफबीडी बनाना है, यही मैं एफबीडी देखने आ रहा हूं। ये चिड़िया बाहर निकल के तुम लोगों को चोंच मारेगी अगर तुम लोग नहीं करोगे। सारे हो गए? एक हो गया। तो पहले क्या था, ऐसे बनेगा, बाकी बना दिया। ये इसका आ गया, ये इसका आ गया, ठीक, गुड। सभी लोग करें। एफबीडी बनाए हैं तुमने? इफेक्ट कहाँ दिखाया तुमने? कॉज बनाया है? नहीं, मैंने क्या बनाया हुआ है? सबको बनाना है, आदत खराब ना करे भाई लोग। सेकंड वाला कितने लोग का हो गया भाई? बस जल्दी करें सभी लोग। सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। कहाँ कहाँ से शुरू है? कोई पार्टीशन बताओगे? ये बताओ, ये एक्सेलेरेशन नीचे था या ऊपर था? इफेक्ट डायग्राम कहाँ है तुम्हारा? यार नहीं देखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं देखेंगे यार, प्रॉपर देखना है मुझे। अगर पहली क्लास में ये सब करोगे तो आगे, ये भैया फिजिक्स की शुरुआत यही है, यही से फिजिक्स शुरू होती है। इससे पहले तो एक्सेलेरेशन कहाँ है इफेक्ट डायग्राम में? ऊपर एक्सेलेरेशन दिखाओ। एक्सेलेरेशन दिखाया है कि नहीं? अब बताओ एक्सेलेरेशन अगर ऊपर है तो एन ज्यादा होगा कि 10g ज्यादा होगा? 10 नहीं, 10g। ग्रेविटी का फोर्स कितना होता है? ऊपर n, नीचे वो तो एजेंट का फोर्स है। मतलब एजेंट ने कोई ताकत लगाई है अपने हाथ से, और उसके अलावा ग्रेविटी नहीं लगेगी। 1500 हो जाएगी, मैंने बनाया है ये बताओ, n और 10g नीचे और एक्सेलेरेशन ऊपर। अगर एक्सेलेरेशन ऊपर है तो n ज्यादा या 10g ज्यादा? सब यार यही मैं देख रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाने की वजह से गलतियां ज्यादा हो रही हैं।
कहाँ है? इससे पहले वाला दिखाओ। पहले वाला ये रहे, इसका प्री ठीक, दूसरा ये रहा, 10 आया एक का। गलत गलत है। हाँ? ये क्या है? हाँ ये ठीक है। चलो यार, हाँ भाई दिखाओ जरा कहाँ पहुंचे। कंफ्यूजन हो हाँ रही बोलो। है सर। एक्सेलरेशन सर अभी ये कहाँ से आया? जीरो कैसे हो गया? वर्टिकल में, वर्टिकल में बताओ बॉडी चल रही है, हॉरिजॉन्टल में चल रही है? वर्टिकल मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है साफ साफ कि ये राइट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रही ना, तो इसका मतलब ऊपर नीचे एक दूसरे से कैंसिल हो रहा होगा, उसकी हमने चर्चा नहीं करी है। अच्छा एक बात यहां समझ लें, यहां हमने यार इस हॉरिजॉन्टल लाइन में सेकंड लॉ लगाया है, तो वर्टिकल लाइन में भी तो हमें लॉ लगाना चाहिए। कौन सा लॉ लगाना चाहिए? क्या वर्टिकल में बॉडी मूव कर रही है? नहीं कर रही है, तो वर्टिकल में हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होगा। यानी हमें यहां पे एक और बात करना चाहिए, एन बराबर क्या? 10G, यानी एन बराबर कितना? 100 न्यूटन। ये बात हमने करी नहीं है। तो यार ये डिस्कशन हॉरिजॉन्टल का है और ये डिस्कशन वर्टिकल का है। नहीं, ये वर्टिकल का है और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल का है। क्या अभी कोई कंफ्यूजन है? यानी एक एक्सेलेरेशन मैंने आगे दिखाया है हॉरिजॉन्टल में, दैट इज व्हाट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वर्टिकल एक्सेलेरेशन क्या है? 0। तो वर्टिकल में हमने क्या लगाया है? फर्स्ट लॉ। हॉरिजॉन्टल में क्या लगाया है? सेकंड लॉ। हाँ भाई क्वेश्चन दिखाइए ये वाला। एन ऊपर 10G नीचे, एक्सेलेरेशन ऊपर, तो आ गया सही है। अगला करो। यहां यार अगर कोई फैसले नहीं ले रहा है तो नहीं सीख पाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि यहां भी हम पैटर्न याद करेंगे तो फिर समझ लो कि तुम फिजिक्स याद करने के लिए ही बने हो। एन आ गया, ए आ गया, ठीक। फैसले नहीं ले रहे हो तो यार तुम पे डिपेंडेंट ही बने रहोगे। फैसले लो, आगे बढ़ो। इसमें बताओ 150 एजेंट ने लगाया है, एमजी भी तो लगा है, उसको क्यों इग्नोर कर दिया है? लिफ्ट वाला कहाँ है? लिफ्ट वाला क्वेश्चन ये है? सर ये तो पहले वाला है सर, ये है। नहीं, लिफ्ट वाला शायद ये है। कौन सा लिफ्ट वाला? ये है। लिफ्ट वाला किया नहीं, ये बगल में नॉर्मल एक्शन वाला। ठीक है, एन आ गया, सर ये है लिफ्ट वाला, ये रहा। ठीक ठीक ठीक। हाँ इसकी एफबीडी बनाओ, 10 किलोग्राम की एफबीडी। 10G नीचे और ऊपर क्या? कौन सा फोर्स लगेगा ऊपर? नॉर्मल एक्शन। यस। थर्ड वाला कैसे? थर्ड वाला नहीं होगा। ये फ्रिक्शन वाला? हाँ नहीं सर, थर्ड पार्ट एक्सेलरेशन। हाँ कहाँ किया है? सर हाँ सही है, लगाओ न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ। सब समझ नहीं आ रहा, ऊपर नॉर्मल लगे तो। हाँ भाई 10G नीचे है और जमीन से एन कहाँ लगेगा? ऊपर। यही तो लगा है 10G ग्रेविटी का। इसके अलावा और कोई फोर्स है? नहीं है। और एक्सेलेरेशन कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ। तो फर्स्ट लॉ लगाओगे या सेकंड लॉ? फर्स्ट लॉ तब होता है जब एक्सेलेरेशन ना हो। यहां तो एक्सेलेरेशन है तो सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अब मुझे बताओ एन और 10G में कौन ज्यादा होगा? क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स भी कहां होगा? ऊपर। तो इसका मतलब कौन ज्यादा होगा? ये। तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम इंटू ए। तो एम कितना है? 10 इंटू ए कितना है? 5 रखो तो एन आ जाएगा। ये एन वाला गलत है, ये तुम्हारा निगेटिव कैसे आ गया? ये -10G उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा? कहां कहां तक पहुंचे? एफ नेट बराबर एम ए, तो एफ नेट में
नीचे है और 150 नीचे है, दोनों जुड़ेंगे ही जब एक ही तरफ है। सर 150 हो गया टेबल कितना है लिफ्ट वाला है ये कौन सा है? थर्ड वाला तो इसमें 150 नीचे था, थर्ड वाले में कितना है? 150 एजेंट ने लगाया है, और कोई लगेगा? हाँ दूसरे का ये होगा। चलो यार, हम लोग सबसे पहले इसका देखते हैं। प्रॉपर स्टेप यार फॉलो करो, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। एक एक चीज का कारण पता करो और सब स्टेप अपने मन से फैसले लो। इस बॉडी को यार हम छोटा सा दिखाते हैं ताकि ये लगे कि हाँ यहाँ बॉडी है। कॉज डायग्राम और दूसरा डायग्राम इफेक्ट डायग्राम। तो मुझे बताओ कॉज डायग्राम में कौन कौन से फोर्स इस 10 किलोग्राम की बॉडी पे हैं? नॉर्मल जो टच की वजह से आया होगा, और एक जो दिखता नहीं है, ग्रेविटी का भूतिया फोर्स। कितना? 10G। 10 नहीं 10G। m मास पे mg लगता है या m लगता है? mg। अब मुझे बताओ इफेक्ट डायग्राम में क्या दिखाना है? ऊपर एक्सेलेरेशन। तो मुझे बताओ फर्स्ट लॉ लगना है या सेकेंड लॉ? जैसे ही एक्सेलेरेशन आ गया तुरंत पता चल गया क्या लगना है? सेकेंड लॉ लगना है। अब सेकेंड लॉ क्या होता है? एफ नेट बराबर एम ए। तो हमें यह डिस्कशन वर्टिकल में करना है। एफ नेट बराबर, मुझे बताओ एन ज्यादा होगा या 10G ज्यादा होगा? कैसे पता? क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे n माइनस 10G इक्वल टू 10 इंटू ए मतलब 5। तो n का आंसर हमें लाना था, ये उस तरफ जाएगा 10G प्लस 50। G कितना होता है? 10। तो 10 इंटू 10 100 और 50 कितना हो गया? 150। क्या ये लास्ट मौका है ट्रेन में सवार होने का, फिजिक्स की ट्रेन में सवार होने का। अगर यहां से छूटे तो फिर छूट जाओगे। क्या ये बात में कोई दिक्कत है? मैं क्या इतनी देर से ये जो मैं क्वेश्चन कराया था तुम लोगों को, सेकेंड लॉ वाला कहां गया? वो कहां गया? 100 न्यूटन आगे 50 न्यूटन, कौन सा क्वेश्चन था? 30-50 वाला। ये यहां यही तो कर रहा हूं, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम, यही हर जगह कर रहा हूं। बस इसी एक चीज को पकड़ के रखें तो सब क्वेश्चन होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ इस बॉडी पे, चलो बताया जरा कौन कौन से फोर्सेस हैं? नीचे 15G लगेगा कि नहीं? और क्या है यार? 150 एजेंट ने लगाया है, और इसके अलावा और कोई फोर्स? यार हवा में गिरती हुई चीज है, कोई जमीन में तो रखी नहीं है। ये मैं बता दूं यार, ये फ्री फॉल कर रही है, ये फ्रीली गिर रही है, और उसके अलावा एजेंट लगा है। यानी ग्रेविटी की भी ताकत है और एजेंट की भी ताकत है ना। ये कॉज डायग्राम हो गया। और कोई फोर्स है कहीं पे? अब बताओ इफेक्ट में क्या दिखाएं? नीचे एक्सेलेरेशन दिखा दें। एक्सेलेरेशन पता है या अननोन है? अब न्यूटन का हम सेकेंड लॉ लगाते हैं, एफ नेट बराबर एम ए। तो बता यार इसमें कितना फोर्स है? 150 और ये भी 150, कितना? 150 प्लस 15G बराबर एम ए। इसके पीछे कुछ है ही नहीं यार, तो घटाना कुछ है ही नहीं। इज इक्वल टू क्या? 15A। तो ये आ गया 300 इक्वल टू 15A। तो A इक्वल टू कितना? 20। कितने लोगों ने कर लिया यार? क्या अभी कोई दिक्कत है? एक लास्ट मौका है यार, जिन लोगों का नहीं हुआ ये वाला करके दिखाएं। कितने लोगों का हो गया ये वाला? ये वाला। बाकी लोग जिनका नहीं हुआ तुरंत करके दिखाएं ये वाला। हाँ सही है। सबको डायग्राम बनाना चाहिए, कॉज इफेक्ट लिखना चाहिए, प्रॉपर जो स्टेप है बार बार वही करना चाहिए। नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे। ये बॉडी है 10 kg की। बताओ इनमें कौन कौन से फोर्स होंगे? 10G नीचे, N ऊपर। क्या हमें इस डिस्कशन को करने की जरूरत है क्या? ये पूछा ही नहीं गया है, ये तो बैलेंस होंगे। हमें ये देखना है आगे 100 है, पीछे F है। ये हो गया कॉज डायग्राम। इफेक्ट में क्या दिखाना है? आगे 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ यार हॉरिजॉन्टल में कौन सा लॉ लगना है?
सेकेंड लॉ। वर्टिकल में कौन सा लॉ लगना है? तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से n और tan g बराबर हो जाएगा, वो पूछा ही नहीं गया है। नहीं, हॉरिजॉन्टल में हमें लगाना है 100 माइनस एफ इज इक्वल टू 10 इंटू ए, एफ नेट बराबर एम ए। ठीक है, क्या ए हमें पता है कि नहीं? 100 माइनस एफ इक्वल टू 10 इंटू 8, तो एफ का आंसर कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। समझ गए भाई? तो अभी क्या है कि हमने टेंशन में, नॉर्मल रिएक्शन में, फ्रिक्शन में सब जगह सेकेंड लॉ लगाया है, और सिंपल एक ही फंडा है, ज्यादा वाला माइनस कम वाला इक्वल टू एम ए। क्या इतनी बातें सबको क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में हम लोग कनेक्टेड ब्लॉक करेंगे। आज के दिन हम लोगों ने सिंगल सिंगल ब्लॉक किया है, अगली क्लास में हम लोग कनेक्टिंग ब्लॉक करेंगे। अच्छा, ये मंकी वाला डिस्कशन रह गया है। ठीक, इस तरह के स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करना है ये सब देखेंगे अगली क्लास में। तो फर्स्ट सेक्शन अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी शुरू हो जाएगा। ठीक है।